एनिमे की स्टार्टिंग में हम दो बीस्ट गर्ल को देखते जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते और तभी उनके ऊपर से एक प्लान गुजरता है। फिर हमें जापान के कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। सबसे पहले हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी इन्वेंशन कर रही होती है और उसका नाम रिंगो होता है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर होती है और वो वॉर में सभी सोल्जर को मार रही होती है। उसका नाम आयो होता है। और उसके बाद हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर होती है और उसका नाम केंजाकी होता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि मर्चेंट होता है और वो इस दुनिया की 30% इकोनॉमी को मैनेज करता है और उसका नाम मसातो होता है। इसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि इस दुनिया में अपने मैजिक ट्रिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है और उसका नाम अकात्सुकी होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि निंजा क्लैन से होती है और वो इस दुनिया की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होती है। उसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि कम एज में ही जापान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका होता है और वो इस दुनिया में सबसे अच्छा पॉलिटिशियन है और उसका नाम सुकासा होता है। वो सभी एक साथ प्लेन में सफर कर रहे होते और तभी उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जब सुकासा को होश आता है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। सुकासा उस लड़की से पूछता है कि मेरे साथ बाकी के लोग जो थे वो सब कहाँ पर है और वो लड़की सुकासा को बताती है कि तुम्हारे सभी दोस्त यहीं पर है। वह सभी इस समय रेस्ट कर रहे हैं और ये सुनने के बाद सुकासा अपने सभी दोस्तों को देखता है और उस लड़की को अपना नाम बताता है। फिर सुकासा उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम लूरी बताती है और वो सुकासा से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये गोट सूप बनाया है। वो सुकासा को सूप पिलाने लगती है पर सुकासा मीट नहीं खा रहा होता है और लूरी से कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस मीट को खा सकूं। ये सुनने के बाद लूरी सुकासा से कहती है कि तुम्हें पीक होने के लिए खाना खाना जरूरी है और इतना कहने के बाद वो उस मीट को उसके मुंह में डालकर सुकासा को खिलाने लगती है। ये देखकर सुकासा बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने इससे इसका रीजन पूछ लिया तो शायद से इसको बुरा लग सकता है, इसलिए सुकासा लूरी को थैंक्स कहता है और लूरी दोबारा से उसको सूप पिलाने के लिए जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है और वो सुकासा को होश में देखकर उसको अपना विनोना बताती है और कहते है कि यहाँ पर सभी गेस्ट को देखने के लिए आई थी। सुकासा उन दोनों को अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और सुकासा को इस तरह से बात करता देख विनोना सुकासा से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे की एज के हो पर तुम्हारे मैनर्स बहुत ही अच्छे। और ये सुनने के बाद सुकासा हैरान हो जाता है और विनोना से कहते हैं कि तुम इतनी यंग हो और तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि मेरी एज का भी है। फिर सुकासा विनोना की टेल और कानों की तरफ देखता है और विनोना से पूछते कि क्या ये असली टेल है। सुकासा विनोना की टेल को टच करता है और उसको पता चलता है कि ये तो असली टेल है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस दुनिया में कैसे आ गया। विनोना सुकासा से पूछती है कि तुम सभी ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं और सुकासा विनोना से पूछते है क्या तुम्हें जापान कंट्री के बारे में पता है। ये सुनकर लूरी और विनोना दोनों बताते कि हमें इस कंट्री के बारे में नहीं सुना है और सुकासा ये सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछते कि तुमने जापान के बारे में नहीं सुना है। फिर विनोना बताते कि हम तुमसे अलार्टिस्ट में बात कर रहे हैं और सुकासा सोचने लगता है कि हम शायद से दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। सुकासा लूरी से कहते हैं क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकती हो जहाँ पर तुम्हें हम सब मिले थे। फिर विनोना और लूरी सुकासा को उस प्लेन के पास लेकर आते हैं और सुकासा उस प्लेन को देखकर सोच रहा होता है कि इस प्लेन क्रैश में हम सभी भला कैसे बच गए क्योंकि प्लेन तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और तभी वो प्लेन के ऊपर एक ड्रैगन को देखती और विनोना बताती है कि बहुत ही दिनों बाद हमने ड्रैगन को देखा है। उस ड्रैगन को देखने के बाद सुकासा सोचता है कि शायद से हम सभी सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। उसके बाद रात को विलेज चीफ सुकासा और उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखते हैं और सुकासा चीफ को थैंक्स कहता है कि आप सभी ने हमारी जान बचाई है। मसातो सुकासा से पूछते हैं क्या हम सभी सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और सुकासा उसको बताता है कि यह सच है। फिर मसातो कहता है कि आकाशुकी को शायद से अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और इधर आकाशुकी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और उन सभी बीस्ट ह्यूमंस को देखकर वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या सच है। तभी उसके पास दो बच्चे आकर उसको डराने लगते हैं और लूरी उन दोनों से कहती है कि तुम्हें इस तरह से गेस्ट को नहीं डराना चाहिए। फिर सुकासा लूरी से पूछते ही तुम यहाँ पर इतने ह्यूमंस अलग क्यों हो और लूरी बताते कि हम सभी बयूमा जो कि बीस्ट ह्यूमन होते हैं और हमारे पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और यहाँ पर कुछ ऐसे ह्यूमंस भी है जो कि मैजिक का यूज कर पाते हैं, उन्हें हम हयूमा कहते हैं। और ये सुनने के बाद सुकासा कहता है कि इस दुनिया में मैजिक भी होता है और शिबुनो कहती है कि हमें इस दुनिया में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इधर विनोना सभी के लिए बॉइल्ड पोटैटोस लेकर आती है लेकिन बच्चे देखकर ये खुश नहीं होते और कहते हैं कि क्या आज भी हम यही खाने वाले हैं। फिर विनोना उन्हें बताते कि आज बॉइल्ड पोटैटोस स्पेशल है और उसके बाद सुकासा उन पोटैटोस पर मयूरिस लगा लेता है।
मेयोनेज़ की वजह से पोटैटोस का टेस्ट बहुत ही बढ़ गया होता है और उन बच्चों को वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सुकासा एक पोटैटो लूरी को भी खाने के लिए देता है और लूरी को वो बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद विलेज शेफ और बाकी सब भी पोटैटोस को ट्राई करते हैं और उन सभी को भी वो बहुत ही अच्छा लगता है। विनोना उन सभी से कहती कि मैं तुम्हें उन 7 हीरोज की स्टोरी के बारे में बताना भूल गए जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए थे। सुकासा विनोना से उस स्टोरी के बारे में पूछता है क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारा इस दुनिया में आना उस स्टोरी से रिलेटेड हो सकता है। फिर विनोना बताती कि 7 हीरोज दूसरी दुनिया से यहाँ पर आकर इस दुनिया को इविल ड्रैगन से बचाएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि ये स्टोरी सच है या फिर शायद से कोई फैंटेसी। सुकासा सोच रहा होता है कि हम भी टोटल 7 लोग हैं और उस स्टोरी में भी 7 हीरोज की बात हो रही है। तभी विनोना का बेटा एल्क गुस्से में कहता है कि ये सब झूठ है और वैसे भी हमें इन लोगों के लिए पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है जिन्हें हम ठीक से जानते भी नहीं और हमारे गांव की हालत पहले ही बहुत ही खराब है। और ये सब सुनने के बाद विनोना एक एल्फ की तरफ गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर एल्क वहां से चला जाता है और विनोना सुकासा और बाकी सभी से अपने बेटे की ब्रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, जिस पर सुकासा उन सभी से कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सुकासा अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हमें 3 इंपॉर्टेंट काम करना होगा। पहला, इस दुनिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी जैसे मैजिक और बाकी सब। दूसरा, हमें अपनी दुनिया में वापिस जाने का रास्ता ढूंढना होगा और लास्ट में इस गाँव की हालत को ठीक करना होगा जो की पैसों की कमी है, जिस पर बाकी सभी मान जाते हैं क्योंकि इस गाँव के लोगों ने उनकी जान बचाई होती है और उसके लिए बहुत ही कुछ किया होता है। अगले दिन रिंगो सुकासा को उसका फोन देती है और उससे कहती है कि मैंने सभी के फोन को मॉडिफाइड कर दिया है जिससे कि हम सब उसका यूज कर पाएंगे। और उस सुकासा को बताती है कि कल मैं अपने प्लान के पास गई थी और मेरा रिएक्टर अभी भी काम कर रहा है, मैं उसे दोबारा से बना सकती हूँ। फिर रिंगो का एआई बताता है कि हमें उस जगह पर जाकर बॉक्साइट मिले हैं जिसका यूज करके हम एल्यूमिनियम बना सकते हैं। और रिंगो बताती है कि मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, बस हमें कुछ ही मटेरियल्स की जरूरत होगी। जिस पर सुकासा कहता है कि मटेरियल्स के लिए कुछ मर्चेंट से बात करना होगा और तभी वो दोनों नाइट्स को देखते हैं। फिर वो दोनों वहां पर आते हैं और नाइट्स विनोमा से मीट और अल्कोहल मांग रहे होते हैं। नाइट विनोमा से कहते हैं कि हम सभी तुम्हारी सेफ्टी करते इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। विनोमा मना करते हुए कहती कि हमने पहले ही एम्पायर को टैक्स दे दिया और इस तरह से तुम सभी दोबारा से टैक्स नहीं ले सकते हो। जिसे सुनने के बाद वो नाइट अब विनोमा के साथ जबरदस्ती करने के लिए जा रहा होता है। तभी सुकासा उस नाइट का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नाइट सुकासा से कहता है कि तुमने एम्पायर के नाइट को चैलेंज किया और इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर वो और बाकी सभी नाइट्स अपने स्वॉर्ड निकाल लेते और वो इंपीरियल उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, पर शिनोबु और केंजाकी उन सभी को पहले ही मार कर नीचे गिरा दिया होता है। ये देखकर इंपीरियल नाइट्स गुस्सा हो जाता है और उस सुकासा पर अटैक करने लगता है, लेकिन सुकासा उसके सभी अटैक से बच जाता है और उसको उठाकर नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। और सभी नाइट्स डर के मारे वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम वापिस बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। शिनोबु सुकासा से कहती है कि वो किंग को सारी बात बता देंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सुकासा बताता है कि मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया और वो सभी किंग को कुछ भी नहीं बताएंगे। इधर नाइट्स कह रहे होते कि हम एम्पेरियल को जाकर सब कुछ बता देंगे और उसके बाद किंग इन्हें मारने का ऑर्डर देंगे और हम सभी इनको मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर आकात्सुकी आ जाता है और उसको वहां पर हवा में उड़ता देख वो सभी नाइट्स डर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि हवा में सिर्फ हाई लेवल का मेज ही उड़ सकता है और ओ भला ये मेज इस गांव में क्या कर रहा है। फिर आकात्सुकी उन सभी से कहते हैं कि मुझे उस गांव के लोगों ने बचाया, इसलिए अगर तुमने उन्हें परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। उसके बाद आकात्सुकी अपने सर को हवा में उड़ाने लगता है और ये देखकर नाइट्स बहुत ही ज्यादा डर चुके होते और वो आकात्सुकी से कहते हैं कि हम इस बारे में किंग को कुछ भी नहीं बताएंगे, इसीलिए तुम हमें कुछ भी मत करना। और आकात्सुकी सुकासा को बताता है कि उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया। सुकासा सभी से कहता है कि हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और वापिस से अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अगले दिन मसातो और एल्क दोनों कैपिटल के अंदर अपने गुड्स को सेल करने के लिए आए होते हैं, पर कंपनी के ओनर्स उन्हें अच्छा प्राइस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए मसातो उन्हें रिजेक्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि हम किसी और बायर को अपने गुड्स सेल करेंगे। इधर ओनर एल्क से कहता है कि इस पूरे कैपिटल में तुम्हें दूसरा बायर नहीं मिलेगा और अगर तुमने अपने गुड्स को बिना परमिट के सेल करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। एल्क बाहर मसातो से कहता है कि तुमने उसकी ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया, जिस पर मसातो एल्क को बताता है कि वो हमारी गुड्स के अच्छे प्राइस नहीं दे रहा है, इतने प्राइस में हम गांव तक पूरा सप्लाई नहीं निकल जा सकते। और एल्क कहता है कि मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि इस कैपिटल के अंदर सिर्फ यही कंपनी है। और उन दोनों की बात एक छोटी बच्ची सुन रही होती है। तभी मसातो एल्क से कहता है कि तुम सारा बिजनेस मुझ पर छोड़ दो और मैं इस कंपनी को एक वीक के अंदर तबाह कर दूंगा और बहुत ही ज्यादा पैसा बनाकर दिखाऊंगा। एल्क ये सुनकर हैरान हो जाता है और
दूसरी तरफ गांव में आकाशो के सभी बच्चों को अपना मैजिक दिखा रहा होता है और सभी उसके मैजिक को देखकर बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लूरी सुकासा से कहती है कि तुम सभी के यहाँ से आने से हमारी बहुत ही मदद हुई है और सुकासा बताता है कि इस गांव के लोगों ने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम इस गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं और बाकी सभी गांव वालों के काम में मदद कर रहे होते हैं। सुकासा लूरी को मेयोनीज बनाना सिखाता है और लूरी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें अब कुकिंग के लिए बहुत ही सारी रेसिपी के बारे में पता चल चुकी होती है, पर उनके पास सप्लाईज की कमी होती है और वो सोच रही होती है कि क्या एल्क और मसातो के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होगा। फिर वहां पर विनोना आती है और कहती है कि कैपिटल में जो ट्रेडिंग कंपनी का ओनर है वो हमें गुड्स के बदले में बहुत ही कम प्राइस देता है। ये सुनने के बाद सुकासा उन्हें बताता है कि मसातो उन सभी को अच्छे से हैंडल कर लेगा और वैसे भी वो एक बहुत ही अच्छा मर्चेंट है। इधर मसातो एक एल्फ को बिजनेस परमिट दिखाता है और उसको देखकर एल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह परमिट कैसे मिला। फिर वहां पर सिनोबू आ जाती है और मसातो एल्फ से कहता है कि इस कैपिटल में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग कंपनी है और ये बात बहुत ही अजीब है और यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है। मैंने सिनोबू को इस बारे में पता लगाने के लिए कहा और फिर मुझे पता चले कि ट्रेडिंग कंपनी का ओनर यहाँ के मेयर को बहुत ही सारे पैसे देता है। फिर मैंने मेयर से इस बारे में बात करी और उन्हें मुझे परमिट देना पड़ गया और उसके बाद सिनोबू वहां से चली जाती है। मसातो एल्क से कहता है कि अब हमें अपने स्टॉक्स को इंक्रीज करना होगा और ये सुनने के बाद एल्क उन दोनों से कहता है कि हम यहाँ पर अपने गुड्स को बेचने के लिए आए थे तो भला हमें स्टॉक्स की क्या जरूरत होगी। और मसातो उसके सर पर मारता है और उससे कहता है कि तुम बस मेरी बात सुनो, हम अब अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी ओपन करेंगे और उसका नाम एल्क ट्रेडिंग कंपनी है। मैं अपनी इस कंपनी को यहाँ के कैपिटल के अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी बना दूंगा और उस जगह की कंपनी के बिजनेस को पीछे छोड़ दूंगा। मसातो एल्क से कहता है कि मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि तुम खुद पैसा अर्न करना शुरू कर दोगे। तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची आती है जो कि कुछ देर पहले उन सभी की बातें सुन रही होती है और वो मसातो से कहती है कि वो भी उसको भी बिजनेस के बारे में बताए क्योंकि वो भी पैसा अर्न करना चाहती है और मसातो उसको अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। ये देखकर एल्क मसातो से कहता है कि तुमने इसको हमारे साथ क्यों ज्वाइन किया और मसातो बताता है कि मैंने इसकी आंखों पर पैसा अर्न करने का जुनून देखा है। फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम रो बताती है और मसातो रो से कहता है कि पहले तुम्हारे लुक्स को ठीक करना होगा। उसके बाद वो रो के लिए कुछ अच्छे कपड़े बाय करता है और वो तीनों एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर मसातो कुछ लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो सभी मना कर देती है और कहते हैं कि हमारे पास परमिट नहीं है जिस वजह से हम अपने गुड्स को यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। मसातो उन्हें अपना परमिट दिखाते हुए उनसे कहता है कि मेरे पास परमिट है इसलिए तुम अपने गुड्स को मेरी कंपनी के थ्रू बेच सकते हो और तुम्हें इसके बदले में मुझे 10% कमीशन देना होगा। पर उन्हें नहीं पता होता कि 10% कमीशन क्या होता है तो मसातो उन्हें समझाता है कि तुम अपने गुड्स को यहाँ जकाई की कंपनी के पास बेचते हो तो वो तुम्हें 150 कॉइन देता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और वो उन गुड्स को मार्केट में 400 कॉइन में सेल करता है जिससे कि उसका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और तुम मेरी कंपनी में अपने गुड्स को सेल कर सकते हो और तुम्हें बस मुझे अपनी अर्निंग का 10% ही देना होगा। अगर तुमने अपने गुड्स को 400 कॉइन में सेल किया तो तुम्हें मुझे 10% देना होगा जो कि 40 कॉइन ही होते हैं और तुम्हारे पास 360 कॉइन बच जाएंगे। मसातो को ये आइडिया उन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और वो सभी इसके लिए मान भी जाते हैं। एल्क सोच रहा होता है कि क्या सच में हमें बिना पैसे दिए इतने स्टॉक्स मिल जाएंगे और अगले दिन मसातो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उनके पास बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा गुड्स आ चुका होता है वो भी बिना पैसे दिए और मसातो उन्हें बताता है कि बिजनेस में पैसों से ज्यादा ट्रस्ट और जरूरत होती है। अगर तुम अपने बिजनेस पार्टनर को ट्रस्ट दिला रहे हो कि ये बिजनेस उनके लिए प्रॉफिट है तो वो तुम्हें जरूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि उन्हें भी इससे प्रॉफिट होगा। और मसातो एल्क से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए जिस पर एल्क कहता है कि हमें सभी गुड्स को सेल करके यहाँ से जाना होगा और उसका ये जवाब सुनकर मसातो उससे कहता है कि तुम 50% सही हो पर हम यहाँ पर कुछ और करने के लिए आए हैं और रोज से पूछता है कि जिस पर रो बताते कि हमें शॉप में मदद करनी होगी जिससे कि हमारी अर्निंग बढ़ सके और मसातो बताता है कि ये सही जवाब है और हम तीनों मिलकर अपने बिजनेस को बहुत ही एक्सपेंड करने वाले हैं जिससे कि हमारी कंपनी यहाँ पर सबसे बड़ी बन जाएगी। और उसके बाद वो सभी कस्टमर्स का वेट कर रहे होते हैं और उनकी शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आता है और तभी कस्टमर्स आने शुरू भी हो जाते हैं और मसातो उन सभी को अपने शॉप पर बुलाने लगता है। इतने सारे कस्टमर्स को देखकर रो पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और मसातो बताता है कि हमारे शॉप सिटी के मेन एरिया में है और हमारा प्रोडक्ट भी बाकी सभी शॉप से बहुत ही ज्यादा कम प्राइस का है इसलिए सभी कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे। और मसातो सिनोबू को फोन करता है और उससे कहता है कि हमने सारे गुड्स बेच दिए और कल मैं गांव में सप्लाईज भी भेजने वाला हूँ। सिनोबू मसातो से कहते कि वो सप्लाईज पर नजर रखेगी और उसको गांव तक ले जाएगी और अगले दिन सप्लाईज गांव में आ चुके होते। गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते क्योंकि उन्हें इस बार बहुत ही ज्यादा सप्लाईज मिले होते। और इधर सुकासा सिनोबू से पूछते कि मसातो कब आने वाला है जिस पर सिनोबू मसातो से कहती कि उसको आने में कुछ दिन लगेंगे।
क्योंकि वो कैपिटल के अंदर जकाई की ट्रेडिंग कंपनी को खत्म करना चाहता है। ये सुनने के बाद सुकासा कहता है कि अगर मसातो ने डिसीजन लिया है तो वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएगा। मसातो की कंपनी के बारे में जकाई को भी पता चल गया होता है, पर उसको इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहता है कि कुछ दिनों के बाद उनके बिजनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इधर मसातो अगले दिन अपने शॉप पर मेयोनीज सेल कर रहा होता है और सभी कस्टमर्स मेयोनीज को देखकर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। उनकी सेल्स बहुत ही अच्छी हो रही होती है और तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो अपना नाम कलियूस बताता है और मसातो से कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और सी स्प्रिंट का ओनर हूँ। मसातो कालुआ से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था और उसके बाद कालुस को मेयोनीज ऑफर करता है। फिर वो सभी उसके शॉप पर आ जाते और मसातो कालुआ से कहता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में सुना है, तुम सारी गुड्स को ट्रांसफर करने का काम करते हो। और कलायुस मसातो से कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारे बिजनेस के बारे में बहुत ही सुना है, तुम न्यू प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद मसातो का बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड होने लगता है। फिर वो कलायुस के साथ अपनी बिजनेस मर्ज करता है और जैसे ये बात जकाई को पता चलता है कि कलायुस ने मिसातो को ज्वाइन कर लिया तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब हमें मसातो को कम्पीट करना होगा, उसके बिजनेस को भी खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मसातो ने बहुत ही ज्यादा पैसे अर्न कर लिए होते हैं और मसातो एलेक्स से पूछते हैं क्या तुम जकाई को लेकर परेशान हो। तभी वहां पर शिनोबू आ जाती है और वो रो को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी टीम एक न्यू मेंबर है। मसातो बताता है कि इसको भी मेरी तरह पैसे अच्छे लगते हैं और वो शिनोबू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर आई हो, इसका मतलब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और शिनोबू बताते हैं कि वो कल यहाँ पर वॉर के लिए आने वाले, जिसे सुनकर एल्क हैरान हो जाता है और मसातो बताता है कि वो अब यहाँ पर गुड्स को बिना किसी प्रॉफिट के बेचने के लिए आने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और उसके बाद मसातो और एक एल्फ दोनों विंडो से बाहर के लोगों को देखते हैं। मसातो बताता है कि ये सभी हमसे कम्पीट करने के लिए आए हैं और उन्हें देखकर मसातो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और फिर सुकासा वहां से जाने लगता है और वो देखता है कि स्नोफॉल शुरू हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाँव में सुकासा देखते है कि लोगों को यहाँ ठंड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और ये बात उसको इंटरेस्टिंग लग रही होती है। दूसरी तरफ जकाई अपने लोगों से कहता है कि तुम सिटी के सारे गुड्स को खरीद लो और वो सोचता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि मैं उनका यूज करके मसातो की बिजनेस को तबाह कर दूंगा। तभी जकाई का आदमी उसको बताता है कि कोई हमें अपने गुड्स को नहीं बेच रहा है। ये सुनकर जकाई हैरान हो जाता है और वो मसातो के शॉप पर आता है, जहाँ पर वो सभी गाँव वालों से कहते हैं कि वो उनके गुड्स के बदले में बहुत ही अच्छे ऑफर देगा, पर कोई भी उसकी इस ऑफर के लिए मान नहीं रहा होता। और मसातो जकाई को बताता है कि तुम इन गाँव वालों के साथ चीट कर रहे थे। ये सभी बहुत ही मुश्किल से अपने गुड्स को लाते और उन्हें गुड्स ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे भी देना पड़ता था, लेकिन तुम उनके गुड्स के बदले में बहुत ही कम पैसे दे रहे थे और तुमने ट्रेविंग मर्चेंट का यूज करके कोई भी चीट किया है। इसलिए मैंने उन सभी मर्चेंट से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जिससे कि वो अब मेरे साथ काम करने वाले। वे जकाई गाँव वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो सभी उसको मना कर दे और उससे कहता है कि हम मिसातो के साथ ही अपना बिजनेस करेंगे। और मिसातो जकाई को समझाता है कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट होता है, लेकिन तुमने इन सभी के ट्रस्ट को तोड़ दिया, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाले और तुमने खुद अपनी कंपनी को तबाह कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें मुझे बहुत ही सारे पैसे देने पड़ेंगे। और ये सुनने के बाद जकाई डरने लगता है। इधर एल्क सोच रहा होता है कि मसातो ने सच में एक वीक के अंदर जकाई की कंपनी को खत्म कर दिया है, जिसके बाद मसातो और रो दोनों साथ में खेल रहे होते। और तभी एल्क मसातो से पूछता है कि तुमने जकाई की कंपनी को पूरी तरीके से तबाह क्यों नहीं किया। फिर मसातो बताता है कि अगर मैं उसकी कंपनी को तबाह कर देता तो आगे चलकर हमें नुकसान होता, क्योंकि हमारे पास अभी इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है कि हम उन मर्चेंट के साथ बिजनेस कर पाए। इसलिए मैंने उन सभी मर्चेंट को वापिस से जकाई के पास भेज दिया। और एल्क मसातो से कहता है कि तुमने तो कहा था कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है, लेकिन तुम अब खुद उन मर्चेंट के ट्रस्ट को तोड़ रहे हो। जिस पर मसातो एल्क को बताता है कि मैंने झूठ कहा था और वैसे भी जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर मुझे सभी याद करने लगती कि किस तरह से उसके और उसके पेरेंट्स को पकड़कर उन्होंने स्लैब बनाकर रखा गया था। इसलिए वो डिसाइड करती कि एक दिन वो बहुत ही सारे पैसे अर्न करके अपने पेरेंट्स को आजाद करेगी। रो मसातो से कहती कि वो उसको बाय कर ले और बाद में रो पैसे अर्न कर रो मसातो के पास आकर रोने लगती है। एल्क मसातो से कहते कि तुमने रो के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे दिया है। और मसातो बताता है कि उसको पैसे का यूज करना अच्छे से आता है। उन लोगों को नहीं पता है कि उन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ है। और एल्क भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था कि रो अब स्लैब नहीं है, पर अभी कुछ ऐसा भी पता नहीं चल रहा है। फिर सुकासा शिनोबू से समलिंग मैजिक के बारे में पूछता है और शिनोबू बताती कि यहाँ के रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से मुझे समान मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। और सुकासा कहता है कि हमारे लिए उस मैजिक का पता करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस मैजिक की मदद से हम वापिस से अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद सुकासा उन 7 हॉर्स के बारे में पूछता है और शिनोबू बताते कि उन 7 हॉर्स को यहाँ पर 7 लाइट्स ऑफ पाथ माना जाता है और यहाँ
के गोट समझते थे, पर उनके जाने के बाद अंपायर ने यहाँ के सभी रिलीजन को खत्म कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एम्पायर सबसे बड़ा खतरा है और इस दुनिया में ट्रेवल करने के लिए हमें एक परमिट की जरूरत होती है और हमें वो परमिट यहाँ के नोबल फिनडोल्फ के पास मिल सकती है। लेकिन फिनडोल्फ बहुत ही घटिया इंसान है और ओकाई सुकासा से कहती कि हमारा काम पूरा हो चुका है और शिनोबू सुकासा से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सुकासा बताता है कि वो बस पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुकासा और बाकी सभी ने यहाँ पर हॉट स्प्रिंग बनाया होता है। विनोना को हॉट स्प्रिंग बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वहां पर लूरी आ जाती है और वो सुकासा के हाथ पर एक ऑयल लगा रही होती है, क्योंकि सुकासा को काम करते टाइम चोट लग गई होती है और लूरी बताते कि इस ऑयल से उसका हाथ ठीक हो। सुनने के बाद सभी जंगल की तरफ भागने लगते और इधर एल्क भी बाकी सभी के साथ गांव वापस आ रहा होता है। तभी उसको फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है और इधर ओकाई देखती है कि सामने एक मोफ्टर जिसे वो एक ही अटैक में मार देती है। फिर सुकासा बाकी सभी गांव वालों से पूछता है कि क्या वो ठीक है और दूसरी तरफ ओकाई उस मोस्टर से लड़ रही होती है। विनोना विलेज के शेफ को देखती जिनकी हालत बहुत ही खराब होती है और उन्हें चोट बहुत ज्यादा लगी होती है। केंजाकी सुकासा से कहती कि वो उन्हें 1 घंटे में ठीक कर देगी और दूसरी तरफ ओकाई उस मोस्टर को मार देती है। केंजाकी विलेज के चीफ का ऑपरेशन करना शुरू कर देती है और उन सभी ऑर्गन्स को ठीक करने के बाद वो उनके हार्ट को पंप करती है, जिससे कि विलेज के चीफ की सांसें चलने लगती है और केंजाकी उनकी बॉडी को स्टिच कर देती है। इधर बाकी सभी केंजाकी की स्किल को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो चुके होते हैं। केंजाकी बताते कि विलेज चीफ 3 दिन में ठीक हो जाएंगे और दूसरी तरफ और इंजाकी बताता है कि इस गोल्ड कॉइन पर इंपीरियल ड्रैगन का मार्क है और तुम सभी का क्राइम है कि तुमने इस कॉइन को टच किया, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। और अकासुकी उसकी बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और जब बाकी सभी वापस गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर को किसी ने जला दिया होता है और सुकासा सभी से कहता है कि कोई भी इस आग के अंदर नहीं जाएगा, यह बहुत ही खतरनाक है। और विनोना पूछती है कि बाकी सभी लोगों का क्या हुआ होगा और सुकासा उन्हें बताता है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन सभी के साथ एक ऐसा आदमी है जिसे पकड़ना आसान नहीं है। और वहां पर अकासुकी आ जाता है और उसने सभी गांव वालों को भी बचा लिया होता है। फिर मसातो बताता है कि इंपीरियल नाइट्स को यहाँ पर फिनडोल्फ ने भेजा था और सुकासा देखते हैं कि वहां पर लूरी नहीं है और वो समझ जाता है कि नाइट्स लूरी को अपने साथ ले गए हैं। उसके बाद सभी सोचने लगते हैं कि शायद से लूरी को किडनैप कर लिया गया और एल्क कहता है कि वो लूरी को वापस लाने जा रहा है, जिस पर सुकासा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लूरी को वापस लाओगे और तुम्हारे लिए ऐसा आसान होगा? अगर तुमने उसको वापस लाया तो फिनडोल्फ लूरी को पकड़ने के लिए दोबारा से आर्मी भेजेगा और इससे वॉर शुरू हो सकती है। मुझे लगता है कि फिनडोल्फ को बस लूरी चाहिए और उसको इस गांव से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हम लूरी के बदले में फिनडोल्फ से इस गांव के लिए नेगोटिएट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्क और बाकी सभी गांव वाले गुस्सा हो जाते और एल्क सुकासा से कहते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। सुकासा एल्क से कहते कि वो भी ये नहीं चाहता और विनोना कहती है कि सुकासा सही कह रहा है, हम फिनडोल्फ का सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमें लूरी को वापस लाना हुआ क्योंकि वो हमारी फैमिली की तरह ही है और हम ये प्रूफ कर देंगे कि हम भी ह्यूमन है और हम अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें तुम सभी की मदद चाहिए। और सुकासा उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हो। विनोना बताती है कि हमारा सर्वाइव करना इम्पोर्टेंट है और हम बस एक साथ ही सर्वाइव करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सुकासा उन्हें बताता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और ये वॉर शुरू हो सकती है और अगर ये शुरू हो गई तो खत्म नहीं होने वाली और तुम्हें उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डालनी होगी, जिस पर सभी गांव वाले मान जाते और सुकासा उन सभी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस दुनिया में डेमोक्रेसी लाने वाला हूँ और उसके लिए मैं इस दुनिया को 500 साल आगे ले जाऊंगा। दूसरी तरफ लूरी के पास फिनडोल्फ आता है और इंजाकी से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर इंजाकी बताता है कि ये एल्फ हमें उस गांव में मिली थी और इसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। फिनडोल्फ इंजाकी से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा और लूरी को याद आता है कि फिनडोल्फ ने उससे कहा था कि अगर वो उसकी बात मानती है तो फिनडोल्फ उसके गाँव वालों को कुछ भी नहीं करेगा और अपने गाँव को बचाने के लिए लूरी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो जाती है। जैसे ही फिनडोल्फ लूरी को किस करने वाला होता ही है तभी लूरी के अंदर से मैजिक पावर्स बाहर आती है और उस मैजिक की वजह से फिनडोल्फ दूर जाकर गिरता है। वो इंजाकी से पूछते कि ये सब किसने किया और इंजाकी कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये मैजिक क्या कर सकती है। फिनडोल्फ कहता है कि वो इस एल्फ से बार में बदला लेगा और दूसरी तरफ सुकासा और बाकी सभी फिनडोल्फ के कास्टल के बाहर आ चुके होते हैं। सुकासा रिंगो को अटैक करने के लिए कहता है और रिंगो अपने कैनन से कास्टल पर अटैक करती है, जिससे कि पूरा कास्टल ही हिलने लगता है और उस अटैक से कास्टल की दीवार भी टूट चुकी होती है। सभी गांव वाले कास्टल के अंदर अटैक करने के लिए आ जाते और इंजाकी को एक नाइट बताता है कि उस गांव के सभी लोगों ने कास्टल पर अटैक कर दिया है और इंजाकी सभी नाइट्स को अटैक करने के लिए कहता है और वो सभी एरो से अटैक करते हैं, लेकिन गांव वालों के पास एक शील्ड होती है जिससे कि वो एरोस उन्हें नहीं लगती है और ये देखकर इंजाकी सोच रहा होता है कि इनके पास ये शील्ड कहां से आ गई। फिर मसातो कहता है कि इस शील्ड को दुनिया के बेस्ट इन्वेंटर ने बनाया और ये जिस मटेरियल से बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा हल्के और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस मटेरियल का यूज हम अपनी दुनिया में प्लेन्स और एयर शिप बनाने के लिए करते हैं और सभी गांव वाले सोल्जर्स से फाइट कर रहे होते हैं। आयो भी उन सभी नाइट्स को आसानी से हरा रही होती है और विनोनो उन सभी से कहती है कि मैं तुम्हें
तुम्हें हंटर की रियल पावर दिखाने वाली हूँ। और आयाओ विनोमा से पूछती है कि तुम इतनी अच्छी फाइटर कब से बन गई, और विनोना उसको बताती कि शादी से पहले वो एक हंटर थी। वो दोनों मिलकर सभी नाइट से लड़ने लगते हैं और इधर सुकासा शिनोबू के साथ कास्टल में आ चुका होता है और शिनोबू सुकासा से कहती कि मैंने इस कास्टल के सभी रास्तों के बारे में पता लगा लिया है। रवि उन सभी पर एक अटैक होता है, लेकिन शिनोबू सुकासा को बचा लेती है और उसके बाद वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है कि मैं मेज ऑफिसर हूँ और इससे आगे तुम दोनों कहीं भी नहीं जा सकते हो। बाहर सभी नाइट्स एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जिससे कि वो उन सभी गांव वालों के अटैक से बच सके। तभी मसातो कहता है कि अब मजेशियन अब तुम्हें अपना कमाल दिखाने वाले। फिर वहां पर आकाशुकी आ जाता है और उसको हवा में उड़ता देख सभी डरने लगते हैं और आकाशुकी वहां पर कुछ नाइट्स को मरा हुआ देखकर घबराने लगता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे और इतना कहने के बाद वो वहां पर स्मोक बम फेंक देता है और सभी से कहता है कि इस स्मोक में पॉइजन है, जिसे सुनकर सभी नाइट्स वहां से भागने लगते हैं और इंजाकी सोच रहा होता है कि अभी तक मेज ऑफिसर यहाँ पर क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ शिनोबू मेज ऑफिसर के सभी अटैक से बच गई होती है और मेज ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम वाला मेरे अटैक से कैसे बच रहे हो, और शिनोबू बताते कि ये बहुत ही आसान है, तुम अपने स्टिक को जिस तरफ करते हो वहीं पर अटैक होता और इससे तुम्हारे सारे अटैक्स बच गए। वो मैं शिनोबू से पूछता है तुम्हें वाला इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर शिनोबू बताते कि मैं सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। और उसके बाद उमेज को शौक देकर बेहोश कर देती है। तभी वहां पर इंजाकी आ जाता है और शिनोबू सुकासा से कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं इन सभी को मैनेज करूंगी। और इधर सुकासा लूरी के पास जाता है और जैसे ही वो आजाद करने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी एडोल्फ उन पर अपनी गन से सुकासा को शूट कर देता है, जिसके बाद सुकासा वहीं पर गिर जाता है और फिंडोल्फ लूरी की तरफ देखकर उससे कहता है कि ये अब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर वो उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है और तभी सुकासा खड़ा हो जाता है और फिंडोल्फ को लूरी से दूर हटने के लिए कहता है। फिंडोल्फ ये देखकर हैरान था कि सुकासा को कुछ भी नहीं हुआ है और सुकासा उस बुलेट को निकाल कर फेंकता है और बताता है कि ये सूट बुलेट प्रूफ है। उसके बाद सुकासा अपनी गन को फायर करता है जिससे कि फिंडोल्फ के हाथ से उसका नाइफ गिर जाता है और फिंडोल्फ अब सुकासा के हाथ में गन को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। वो सुकासा से कहता है कि तुम इस एल्फ को अपने साथ लेकर जा सकते हो और तो और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और कभी भी गांव वालों और तुम पर अटैक नहीं करूंगा। जिसे सुनने के बाद सुकासा उससे कहता है कि तुमने हमारे कास्टल में आके बहुत ही तबाही की है और इतना सब होने के बाद हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें छोड़ना ठीक नहीं होगा। और इतना कहने के बाद वो एडल्फ को शूट कर देता है जिससे कि वो मरने नहीं वाला है। और फिर सुकासा लूरी को फ्री करता है और तभी लूरी की आंखें ग्लो करने लगती है और वो सुकासा से कहती है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में समन किया है, इससे आगे तुम्हें खुद रास्ता ढूंढना होगा। और सुकासा समझ जाता है कि ये आवाज किसी और की है। फिर वो सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में हमें लूरी ने समन किया है। और उसके बाद लूरी होश में आती है और सुकासा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुकासा बताता है कि वो और गांव के सभी लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। और लूरी कहती है कि मैंने शायद से फिर से गांव वालों को प्रॉब्लम में डाल दिया। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है और सुकासा उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी गांव वालों के लिए तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले। और इधर सभी गांव वाले इस वॉर से जीत गए होते हैं और फिर सुकासा लूरी को बाहर लाता है। सभी लूरी को देखकर खुश हो जाते हैं और सुकासा सोचता है कि इस दुनिया में चेंज लाने के लिए हमें यहाँ पर एक गोड क्रिएट करना होगा। अगले दिन कैपिटल के अंदर एक ट्रक आती है और उसको देखकर सभी बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं कि ये भला क्या चीज है। फिर और ट्रक का रूफ ओपन होता है और वहां पर एक स्टेज बन जाता है और सभी आयो और कंजाकी को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने बनी कॉस्ट्यूम पहना होता है और रिंगो अपने एआई से प्लेन शुरू करने के लिए कहती है। फिर आकाशुकी वहां पर आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है कि उसका नाम गॉड आकाशुकी है और वहां पर मैजिक सभी को दिखाना शुरू कर देता है। आकाशुकी अपने मैजिक से वहां के टायर को भी गायब कर देता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। दूसरी तरफ लूरी और विनोना दोनों मिलकर मेयोनीज बना रहे होते। फिर मसातो उन सभी लोगों को अपनी मेयोनीज देता है और जब लोग रो को मेयोनीज को खा रहे होते तो बहुत इधर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इधर मसातो सुकासा से कहता है कि आकाशुकी अच्छे से मैजिक परफॉर्म कर रहा है और सुकासा बताता है कि हमारे डेमोक्रेसी का प्लान शुरू होने के लिए मैंने आकाशुकी को गॉड बनाने के लिए कहा, जिससे कि हम यहाँ के रिलीजन को एक तरफ ला सके और जब हम वापस अपनी दुनिया में जाएंगे तो सभी लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल पावर देंगे जब तक यहाँ पर लोग हमसे उस स्टोरी 7 हीरोज की तरफ मांगेंगे। दूसरी तरफ शिनोबू और एल्फ दोनों साथ में दूसरे कैपिटल की ओर जा रहे होते हैं। शिनोबू एल्फ को बताती है कि हमें सुकासा ने एक इंपोर्टेंट मिशन के लिए भेजा है जिसे हमें पूरा करना होगा। सभी लोगों को उन 7 हीरो पर यकीन होना शुरू हो गया था और इधर हम कैपिटल के मेयर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो सोच रहे होते कि मुझे अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाना होगा वरना वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कैपिटल में अब से उनका राज चलने वाला है। फिर वहां पर सुकासा मेड के कपड़ों में आ जाता है जिसे देखकर मेयर हैरान हो जाते हैं और सुकासा मेयर से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सभी नोवस फैमिलीज मिलकर मेरी मदद करें और इससे किंगडम की डेमोक्रेसी लाए। अगले दिन मेयर सभी लोगों को 7 हीरोज के बारे में बताता है और उन सभी से कहता है कि आज से ये किंगडम पर राज करने वाले। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कुछ सोल्जर
तेजस्वी इस बारे में बात कर रहे होती, पर उनका लीडर कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद सुकासा और बाकी सभी मीटिंग कर रहे होती, जहाँ पर सभी सुकासा की मेड ड्रेस वाली फोटो को देखकर हंस रहे होते। सुकासा उन सभी से कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए और वैसे भी तुम सभी ने बहुत ही ज्यादा काम किया है। अकात्सुकी कहता है कि वो भी मैजिक दिखाकर थक चुका है और सुकासा उन सभी से पूछते कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तेंजाकी बताती कि उसके पास मेडिकल रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए हमें पहले मेडिकल रिसोर्सेस को बढ़ाना चाहिए और सुकासा इसके लिए मान जाता है। फिर सुकासा आयो से कहते हैं कि तुम्हें अकात्सुकी को गाइड करना होगा क्योंकि ओसरी का हेड है और आयो सुकासा की बात मान लेती है। सुकासा रिंगो से पूछते कि क्या वो यहाँ पर किस तरह से पावर सोर्स बना सकती है और रिंगो बताती कि वो एक थर्मल पावर प्लांट बना सकती है, पर उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी और सुकासा मसातो से कहता है कि रिंगो को जिस चीज की जरूरत होगी तुम उसे प्रोवाइड करोगे। मसातो बताता है कि उसने बहुत ही सारे पैसे अर्न की जिसका यूज करके वो रिसोर्सेस खरीद सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ज्यादा गार्ड्स नहीं है। और सुकासा कहता है कि मैंने इस काम के लिए एक परफेक्ट इंसान को ढूंढ लिया है। इधर हम उस नाइट को देखती और उसका नाम जस्ट होता है। वो बागी के नाइट से कहता है कि मैं अब अपनी जॉब रिजाइन करके जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर सुकासा आ जाता है और वो जस्ट से कहता है कि क्या तुम सिल्वर नाइट हो, जिस पर जस्ट मना कर देता है और बताता है कि मैंने रिजाइन कर दिया इसलिए अब मैं नाइट नहीं हूँ। और उसके बाद सुकासा जस्ट से रिजाइन करने का रीजन पूछता है, जिस पर जस्ट बताता है कि मेरे रिजाइन करने की वजह 7 हीरोज हैं, उन्होंने इस सिटी को जीत लिया और अब से वो यहाँ पर राज करने वाले और कुछ टाइम के बाद एम्पायर में वॉर होने के लिए कैपिटल में आएगा, इसलिए मैं अपनी जॉब को छोड़ रहा हूँ और वैसे भी यहाँ पर डेमोक्रेसी की कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता। फिर सुकासा मसातो के पास आ जाता है और मसातो सुकासा से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। सुकासा बताता है कि उसने मना कर दिया और मसातो सुकासा से कहता है कि क्या हमें उसकी जगह पर किसी और को हायर करना होगा। फिर सुकासा बताता है कि उस पोजीशन के लिए वही इंसान सही है और अगले दिन जस्ट अपने घर के बाहर लकड़ियों को काट रहा होता है। तभी वहाँ पर सुकासा आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर जस्ट उससे पूछते हैं कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। सुकासा जस्ट से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पूरी बात नहीं बता पाया था और तभी जस्ट की बेटी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद जस्ट बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद उसकी बेटी ही बच गई है, इसलिए अब वो अपनी बेटी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती। मैंने सोल्जर बनने का डिसीजन भी ले लिया था क्योंकि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था और अब मैं चाहता हूँ कि अपना बचा हुआ टाइम अपनी बेटी के साथ रहूं, इसलिए तुम कमांडर की पोस्ट पर किसी और सोल्जर को सिलेक्ट कर लो। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ही सारे सोल्जर्स उस पोजीशन के लिए लायक हैं, वो सभी मेरी तरह सेल्फिश नहीं होंगे। जिस पर सुकासा जस्ट से कहता है कि तुम सेल्फिश इंसान नहीं हो, जब कैपिटल मुश्किल में था तब तुमने सोल्जर बनकर कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा और तुमसे अच्छा सोल्जर कमांडर की पोजीशन के लिए कोई भी नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में यहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे से लाऊंगा, जिसके बाद सभी लोग अपने राइट्स को चुन सकेंगे और तुम्हारी बेटी भी सेफ रहेगी। ये सुनने के बाद जस्ट सुकासा की बात मान लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग 7 हीरोज के बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग यहाँ पर सभी से झूठ बोल रहे हैं। सुकासा उनकी बात सुन लेता है और वो सोचता है कि कुछ लोगों को हम पर शक होगा और जरूरी होगा, इसलिए हमें इस रूमर्स को फैलने से रोकना होगा। और फिर हम सुनोबू को देखते हैं जो कि कैफे में काम कर रही होती है और वहाँ एक सोल्जर से पूछती है क्या वो 7 हीरोज यहाँ पर अटैक करने के लिए आएंगे। वो सोल्जर बताता है कि 7 हीरोज अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत ही सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है और उनमें से एक मैजिशियन भी है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर एल्क सुनोबू के आने का वेट कर रहा होता है और फिर सुनोबू वहाँ पर आ जाती है और एल्क पूछती है कि तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पर एल्क बताता है कि उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस इतना ही पता चला कि विंटर्स के बाद से ये सभी कैपिटल की ओर जाने वाले। सुनोबू उससे ड्यूक के बारे में पूछती है और एल्क बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने के बाद सुनोबू उससे कहते हैं कि हमें ड्यूक से मिलने के लिए जाना चाहिए और एल्क उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सुकासा सभी नोबल के साथ मीटिंग करता है जहाँ पर वो सभी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ, किसी को भी इस आइडिया से प्रॉब्लम नहीं होता। और उसके बाद मेयर अपने काम को पूरा करने के बाद वहां से जा रही होती फिर और सुकासा से कहते कि तुम्हें भी रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही टाइम से काम कर रहे हो। सुकासा को ऐसे काम करता देख ऐसा लग रहा होता है कि हीरोज को रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है और सुकासा बताता है कि एक बार यहाँ का सारा काम पूरा हो जाए तो वो रेस्ट कर लेगा। दूसरी तरफ विलेज चीफ ठीक हो गए होते हैं और वो केंजाकी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं और केंजाकी बताता है कि वो एक डॉक्टर है जिसका काम लोगों को ठीक करना है, इसलिए वो सिर्फ अपना काम कर रही है। विनोना विलेज चीफ से कहती है कि आपने बहुत ही सारे फाइट्स को मिस कर दिया, जिस पर चीफ कहते हैं कि वो आगे आने वाले फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये सुनने के बाद केंजाकी उन्हें बताती है
है कि आपको अभी थोड़े टाइम तक रेस्ट करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर रो आ जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो खाना खाने के बाद वापस ठीक हो जाती है। केंजाकी रो से पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, जिस पर रो बताती है कि मसातो ने मुझे टेबल्स याद करने के लिए कहा है पर वो मुझे याद नहीं हो रहे। और विनोना और चीफ रो से कहते हैं कि हमें भी टेबल्स नहीं आते लेकिन हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिस पर रो बताती है कि अगर उसको टेबल्स नहीं आएंगे तो वो आगे चलकर बिजनेस में कुछ भी नहीं सीख पाएगी। रंजाकी उसको बताती है कि तुम टाइम के साथ टेबल सीख जाओगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर रिंगो ने भी अपने थर्मल प्लांट को बना लिया होता है और वो सुकासा से कहते हैं कि मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जा रही हूँ। सुकासा उसको थैंक्स कहता है और फिर मसातो सुकासा से पूछती है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जिस पर सुकासा बताता है कि मैं गन बनाना चाहता हूँ जिसे हम यहाँ के लोगों को दे सके ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। अगर उन्हें फ्रीडम ऐसे ही मिल गई तो वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। हमें अपने एयर डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाना हुआ क्योंकि सुनोबू ने मुझे बताया था कि कुछ कंट्री में ऐसे भी मेज ऑफिसर्स है जो कि आसमान से अटैक करते हैं, इसलिए हमें उनके लिए रेडी होना होगा। और तभी वहाँ पर लूरी आ जाती है और सुकासा लूरी से पूछते हैं कि तुम अभी तक गाँव क्यों नहीं गई। जिस पर लूरी बताते कि वो यहाँ पर सभी की मदद कर रही है और ये सुनकर सुकासा को अच्छा लगता है। फिर लूरी सुकासा को लंच करने के लिए पूछती है पर सुकासा मना कर देता है और बताता है कि मुझे अभी काम है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और लूरी मसातो से पूछती है क्या वो सुकासा मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर मसातो लूरी को बताता है कि सुकासा अभी गिल्ट में है क्योंकि जब वो पूरा गांव तुम्हें बचाने के लिए बात कर रहा था तब उसने इसके लिए मना कर दिया था। फिर लूरी कहते हैं कि उसने भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने का सोच लिया था और वैसे भी सुकासा ये सब गांव वालों के लिए ही कर रहा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर मसातो उसको बताता है कि सुकासा ऐसा ही है और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है, इसलिए तुम उसको थोड़ा टाइम दो, गिल्ट खत्म होने के बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। इधर सुकासा अभी भी काम कर रहा होता है और उसके पास एक नोवेल आकर उससे कहते हैं कि अब आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही सुकासा अपनी जगह से उठता है तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। और तभी बाहर लूरी आ जाती है और वो सुकासा से पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। जिस पर सुकासा मना कर देता है और बताता है कि मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद लूरी अंदर आ जाती है। वो सुकासा से कहते हैं कि तुम्हें गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो सब सिर्फ गांव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं भी यही डिसीजन लेती। और फिर सुकासा लूरी को बताता है कि उसने अपने डैड को मारा है। ये सुनकर लूरी हैरान हो जाती है और सुकासा बताते हैं कि उसके डैड भी एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे और उन्हें देखकर मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ था, लेकिन बाद में मुझे उनकी सच्चाई का पता चल गया कि वो पॉलिटिक्स का यूज करके बुरे काम कर रहे हैं जिनसे काफी लोगों की जान जा चुकी है। और मैंने सुनोबू और मसातो की मदद से अपने डैड का सच सबके सामने लाया, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और मुझे ये नहीं पता था कि उनकी इस गलती के लिए उनको मौत की सजा दी जाएगी। मेरी मॉम भी मुझसे नफरत करना शुरू कर दी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मेरी वजह से उनके हस्बैंड की मौत हो गई। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जब मुझे इस बारे में पता चला कि मेरे डैड ने इतने सारे लोगों के साथ बुरा किया है तो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। और लूरी सुकासा की बात सुनने के बाद रोने लगती है और उसे कहते कि तुम इतने सालों से इस गिल्ड को अकेले ही लेकर रखे हुए हो। वो सुकासा से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और उसके बाद सुकासा लूरी की लैब पर अपना सर रखकर सोने लगता है। रिंगो ये सब देख लेती है और उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो इस बात से गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ सभी हॉट स्प्रिंग में बाथ ले रहे होते और तभी वहां पर केंजाकी आ जाती है और इधर अकात्सुकी आयो से कहते हैं कि तुम मेरी प्राइवेसी में नहीं आ सकती हो। जिस पर आयो उससे कहते हैं कि तुम हम सभी के हेड हो, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इधर वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उसको टेबल्स याद नहीं हो रहे उतनी। और फिर आयो और बाकी सभी उसको बताते हैं कि शुरू में उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और अपने काम को सीखने के लिए तुम्हें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और वो पूछते कि उन्होंने अपने गोल्स को कैसे अचीव किया। इस पर आयो उसको बताते कि तुम्हें बस एक इंप्रेशन की जरूरत है कि ऐसी चीज जो तुम्हें पसंद है। फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करती है और बताती है कि मुझे सबसे ज्यादा पैसे अच्छे लगते हैं। अकासुकी उसको बताता है कि तुम मल्टीप्लाई करते टाइम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचो। और उसके बाद वो आसानी से मल्टीप्लाई करना सीख जाती है। अगले दिन रो दोबारा से सैड होती है और केंजाकी रोज से पूछती है कि अब इसको क्या हुआ है। जिस पर आयो बताती है कि मसातो ने जब इसको डिवीजन सीखने के लिए कहा, रो इस बात से बहुत ही ज्यादा सैड हो गई क्योंकि डिवीजन में वैल्यू कम हो जाती है। तो वो सोच रही होती कि इससे उसके पैसे भी कम हो जाएंगे और उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। इधर एल्क और सुनोबू एक विलेज में आए होते हैं जहाँ पर विलेजर्स उनका अच्छे से वेलकम कर रहे होते और उन्हें अपने घर में लंच भी कराते हैं। सिनोबू वहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रही होती है और बहुत ही सारा वाइन भी पिए जा रही होती है। और फिर सिनोबू इस विलेज के बारे में पूछती है, जिस पर मेलिंडा की मदर बताते कि ये सब यहाँ की लोड की वजह से हो रहा है। हमारे इस गांव को बहुत ही अच्छे से वो ध्यान रखते और वो बहुत ही काइंड पर्सन है। जैसे सुनने के बाद सिनोबू सोचते कि हमें उस लोड से मिलना चाहिए। फिर वो रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसने बहुत ही सारी वाइन पी ली होती है। और मेलिंडा की मदर उन दोनों से कहती है कि जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकती हो, जब तक तुम्हारा मन करे।
फिर मेलिंडा एलेक्स से कहती है कि तुम्हें इस गांव से जल्द ही चले जाना चाहिए क्योंकि ये गांव जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एल को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और इधर मेलिंडा की मम उसको बुला लेती है। इधर एल कहते हैं कि ये गांव तो बहुत ही डेवलप है और भरा 7 हीरोज की प्रपोजल को क्यों ही एक्सेप्ट करेगा। तभी सिनोबू उठकर एल को किस कर लेती है और ये देखकर एल को बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी नशे में हो। जिस पर सिनोबू उसको बताते हैं कि एक निंजा को नशे में डालना इतना आसान नहीं होता। फिर वो एल को बताते हैं कि जब हम खाना खा रहे थे तो सब लोग हमें ही देख रहे थे और खाना नहीं खा रहे थे जबकि सबको बहुत ही भूख लगी थी। यहाँ तक कि उनकी हालत बहुत ही खराब हो रखी थी पर वो नॉर्मल प्रिटेंड कर रहे थे। उसके बाद वो एक एल को अपने साथ घर बेसमेंट में ले जाती है। वो एल से कहती है कि मैंने इस गांव के बारे में पता लगाया और सच्चाई जानकर बहुत ही हैरान हो जाओगे। बेसमेंट के अंदर एल्क वहां पर ह्यूमंस की डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है। सिनोबू बताते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को मारकर उन्हें लूट लेते और खा जाती हैं। ये सुनकर एल्क सिनोबू से पूछते कि हमने भी अभी इंसानों को खाया था, जिस पर सिनोबू मना कर देती है और बताते कि वो एनिमल का मीट था। दूसरी तरफ गांव में नाइट्स लोगों को इंफेक्शंस के लिए बुला रहे होते और उनके साथ उनकी लीडर जैन भी होती है। सिनोबू और एल्क दोनों चुप कर ये सब देख रहे होते और नाइट सभी गांव वालों को चेक करके वापस जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी जा रहे होते हैं और तभी नाइट मिलेंडा और उनकी मोम को रुकने के लिए कहता है और फिर वो मिलेंडा से कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। ये सुनकर मिलेंडा और उसकी मोम दोनों हैरान हो जाते हैं और नाइट मिलेंडा से कहता है कि तुमने रूल को तोड़ा है। जीन बताती है कि इस गांव में गुस्ताव के लॉ को फॉलो किया जाता है लेकिन तुमने लॉ को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये सुनने के बाद मिलेंडा और उसकी मोम दोनों डर जाती है। नायक मिलिंडा को पकड़कर उसे विप से मारने के लिए जा रहा होता है। तभी मिलिंडा की मोम जीन से कहते हैं कि वो उसकी बेटी की जगह उसको पनिशमेंट दे। जीन उससे कहते हैं कि तुम्हें स्माइल करना होगा और ये यहाँ के रूल है। जिसे सुनने के बाद मिलिंडा की मोम स्माइल करने लगती है और दूसरी तरफ नाइट मिलिंडा को मारे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर एलेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हमें उसको बचाना चाहिए। जिस पर सिनोबू एलेक से कहती है कि तुम मेरे दुश्मन को बचाने की बात करो जबकि ये लोग हमें मारने वाले थे। इधर मिलिंडा बेहोश हो चुकी होती है और एलेक्स सिनोबू को बताता है कि मिलिंडा ने उसको पहले ही इस गांव से जाने के लिए कह दिया था। जिसे सुनने के बाद सिनोबू एलेक्स से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। फिर सिनोबू वहां पर आ जाती है और वो जीन से कहती है कि मैं तुम सभी नाइट्स को आसानी से फाइट में हरा सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने वेपन को दिखाती है और उन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि सिनोबू एक निंजा है। वो सिनोबू से पूछती है क्या तुम इस गांव पर अटैक करने के लिए आई हो। जिस पर सिनोबू जीन से कहते हैं कि अगर तुम इस गांव की बच्ची को जाने देती हो तो मैं सरेंडर कर दूंगी और जीन इसके लिए मान जाती है। फिर सिनोबू अपनी वेपन गिरा देती है और जीन नाइट सिनोबू को पकड़ने के लिए कहती है। फिर हमें पता चलता है कि सिनोबू ने ये प्लान बनाया था कि वो सरेंडर कर देगी और उसने अपने फोन एल को दे दिया था जिससे कि वो सुकासा को ये सब इन्फॉर्म कर देंगे और उसके बाद सिनोबू को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर सिनोबू सोच रही होती कि मैं यहाँ से आसानी से भाग सकती हूँ और इनमें से एक नाइट को किडनैप करके उससे राज पता कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर जीन आ जाती है और नाइट जिन से कहती है कि क्या हम सब इस लड़की को टॉर्चर करने वाले हैं। ये बात को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जिन उस नाइट को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बताती कि मैं किसी वुमन को इस तरह से टॉर्चर नहीं करने वाली हूँ। जिस पर ओ नाइट जिन से कहते हैं कि ये हमारी दुश्मन है और जिन गुस्से में उस नाइट को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नाइट भी डर कर वहाँ से चला जाता है और फिर जिन सुनोबू से पूछती कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। इधर मेलिंडा अभी भी बेहोश होती है और एल्क को टेंस कह रही होती कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई। फिर एल्क उससे कहते कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया और तुम लोगों को अपने बेसमेंट में मार देते हो। ये सुनकर मेलिंडा की मम बहुत ही हैरान हो जाती है और एल्क उससे कहते कि तुम हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाली थी। फिर मेलिंडा की मम उससे माफी मांगती है और कहती कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी और हमें जिंदा रहने के लिए ये सब करना होता है। वो एल्क को इस गांव के पास्ट के बारे में बताती कि ये गांव पहले एक फार्मर गांव होता था लेकिन बाद में यहाँ पर गुस्ताव आ गया जिसने इस गांव को बहुत ज्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया और इन सब के लिए गांव वालों से बहुत ज्यादा टैक्स भी लिया करता था। ऐसा करते करते उसने सभी गांव वालों की जमीनों को भी ले लिया जिस वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और हमने दूसरे गांव के लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। एल को उसकी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और दूसरी तरफ हम गुस्ताव को देखते हैं जो कि गोल्ड स्टैचू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो ऑस्कर से कहते कि मैं ऐसे ही 4 स्टैचू बनवाना चाहता हूँ। जिस पर ऑस्कर उसको बताता है कि इस एक स्टैचू को बनाने के लिए हमने गाँव वालों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया है जिस वजह से वो लोग दूसरों को मार कर खा रहे हैं। पर गुस्ताव को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो ऑस्कर से कहते हैं कि नाइट का काम अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है और लोग अपनी जान लॉर्ड के लिए देते हैं। ये सुनकर ऑस्कर हैरान हो जाता है और फिर गुस्ताव ऑस्कर से फिंडोल्फ कंट्री के बारे में पूछता है जिस पर ऑस्कर बताता है कि हमारी आर्मी फिंडोल्फ पर विंटर में अटैक करने के लिए जाएगी। और ये जानकर गुस्ताव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो लोग मेरे लैंड पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद अपना सर उसके स्टैचू पर मारने लगता है जिससे कि उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है और ऑस्कर ये सब देखकर डर जाता है और गुस्ताव कहता है कि टाइम आ चुका है, मैं उसका यूज करूं। इतना कहने के बाद वो बेसमेंट में आ जाता है जहां पर हेवन फ्लेम रखा हुआ होता है और वो
और जाकर उसको उठा लेता है। इधर लूरी को अपने अंदर से आवाज सुनाई देती है और उसको 7 हीरोज को गाइड करना होगा और उन सभी की जान खतरे में। लूरी समझ नहीं पा रही होती कि उसको भला ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है और इधर गुस्ताव उसको फिंडोल्फ कंट्री की ओर फेंक देता है। रिंगो सुकासा को इन्फॉर्म करते कि कोई ऑब्जेक्ट तेजी से यहाँ पर आ रहा है और सुकासा रिंगो से पूछते कि तुम ये पता करोगे किस डायरेक्शन से ये आ रहा है। फिर रिंगो बताती कि साउथ ईस्ट से आ रहा है जहाँ पर गुस्ताव रीजियन है और सुकासा समझ जाता है कि गुस्ताव ने उन पर हेवन फ्लेम का यूज किया है। हेवन फ्लेम एक स्ट्रॉन्ग वेपन है जिसकी अटैक से वहां की जगह पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और हमें उसको रोकना होगा। और रिंगो से कहता है कि तुम उस पर मिसाइल से अटैक करो, जिसके बाद रिंगो मिसाइल से अटैक करती है लेकिन उस हेवन फ्लेम को कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद सुकासा रिंगो से कहते हैं कि तुम उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करो। रिंगो 2 मिसाइल से अटैक करती है लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता है और उसके बाद वो एक और मिसाइल को लॉन्च करती है। ये मिसाइल हेवन फ्लेम को लगने वाली होती है लेकिन हैवल्टन उससे बच जाता है और सुकासा समझ जाता है कि उस पर मैजिक का यूज किया गया जिस वजह से उसको रोकना आसान नहीं है। उसके बाद हेवन फ्लेम आकर फिंडोल्फ में ब्लास्ट हो जाता है। हेवन फ्लेम की वजह से वहां पर बहुत ही तबाही होती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा फायर मोस्टर भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम सभी ने लॉर्ड गुस्ताव की लैंड पर कब्जा किया इसलिए वो यहाँ पर सभी लोगों को खत्म कर देगा। इतना कहने के बाद वो पूरे शहर को जलाना शुरू कर देता है और लोग डर कर भागना शुरू कर देते हैं और तभी अकात्सुकी वहां पर आ जाता है। वो सभी लोगों से कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये अटैक गुस्ताव ने किया है और हम 7 हीरोज तुम सभी को इससे प्रोटेक्ट करेंगे। लोगों को भी अकात्सुकी की बातों पर विश्वास हो जाता है और दूसरी तरफ सुकासा भी ये सब देख रहा होता है और उमेर से कहते हैं कि मैंने पहले ही इनके लिए प्लान बना लिया, समय आ गया कि उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए और हमारे पास शेल्टर और सप्लाईज भी है, बस लोगों को शांति से शेल्टर में लेकर जाना होगा। मेयर सुकासा की बात समझ जाता है और बाकी सभी को प्लान बताना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ कुछ लोग वहां पर अपनी जान बचाकर भाग रहे होती है। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है लेकिन जस्ट वहां पर आकर उन्हें बचा लेता है। वो जस्ट से पूछते तुमने तो रिटायर ले लिया था ना और वापिस से आर्मी को क्यों ज्वाइन किया, जिस पर जस्ट बताता है कि 7th हीरो ने इस गांव को चेंज करने के बारे में सोचा। वो इस जगह को ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर सभी कॉमनर्स और नोबल्स को रिस्पेक्ट मिलेगा और इसलिए मैंने उन्हें ज्वाइन किया। ये बात सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ सुकासा और बाकी सभी उस फायर मोस्टर के पास आते हैं जहां पर फायर मोस्टर उन सभी से कहते हैं कि मैं इस पूरे शहर और यहाँ के लोगों को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने फायर से बहुत ही सारे स्पिरिट्स बनाता है जो कि लोगों को जलाकर मार रहे होते हैं। ये देखकर सुकासा और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं और सुकासा कहता है कि हमें यहाँ से दूर जाना होगा। वो सभी लोगों के साथ मार्केट एरिया में आ जाता है और इधर फ्लेम मोस्टर शहर को जलाया जा रहा होता है। मसातो सुकासा से पूछते हैं कि हम इसको कैसे रोकेंगे और तभी वहाँ पर लूरी आ जाती है। वो सुकासा को बताती है कि इस हेवर फ्लेम को रोकने के लिए हमें उसके कोर को खत्म करना होगा। सुकासा लूरी से पूछते है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है, जिस पर लूरी उसको बताती है कि इस बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको, पर उसके दिमाग में स्पिरिट्स की आवाजें सुनाई दे रही जिसने उसको ये बताया है और वो उन सभी से कहती है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। सुकासा लूरी से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर आई हो और हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया जिससे कि पता चलता है कि तुम सभी लोगों की केयर करती हो। और ये सुनने के बाद लूरी इमोशनल हो जाती है। फिर सुकासा रिंगो से पूछते है कि हमारे पास अभी कितने मिसाइल्स और बची हुई है। रिंगो उसको बताते कि हमारे पास सिर्फ एक ही मिसाइल है और मसातो ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और सुकासा से कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मिसाइल है तो क्या हमें इसका यूज करना चाहिए, जिस पर सुकासा उसको बताता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और वैसे भी वो फायर मोस्टर हमारे मिसाइल से इसलिए बच रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर है, पर अभी उसने अपने बहुत ही सारे क्रिएचर्स बना लिए हैं जिससे कि अब उसकी पावर कम हो गई होगी और हम उसके कोर पर अटैक करके उसको खत्म कर सकते हैं। रिंगो बताते कि हमें इस मिसाइल को उस मोस्टर के करीब लेकर जाना होगा जो कि बहुत ही मुश्किल है। फिर मसातो कहता है कि हम इस मिसाइल पर इस रोबोट एआई को लगा देते हैं और रिंगो बताती कि फायर की वजह से इसके सारे सर्किट्स जल जाएंगे। आयो कहती है कि वो ये काम करेगी, जिसे सुनने के बाद सुकासा उससे कहते हैं कि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। आयो बताती कि और ये काम कर लेगी और सुकासा उसकी बात मान लेता है और उसके बाद रिंगो मिसाइल को लॉन्च कर देती है। आयो भी उस मिसाइल के साथ भाग रही होती है और फिर वो उस मिसाइल को पकड़ लेती है और जैसे ही उसके आगे फायर मोस्टर आते ही तो आयो उस मिसाइल का डायरेक्शन चेंज कर देती है लेकिन आगे रास्ता बंद होता है, जिस वजह से आयो उस मिसाइल को ऊपर की ओर ले जाती है पर हेवन फ्लेम उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन आयो फिर से मिसाइल का डायरेक्शन चेंज करती है और उस जगह पर आ जाती है जहां पर वो हेवन फ्लेम होता है और वो रिंगो के टारगेट लॉक करने के लिए कहती है। रिंगो टारगेट लॉक कर देती है और आयो उस मिसाइल को छोड़ देती है और अपने टोर्नेडो यूज करके उसको प्रोटेक्ट करने लगती है जिससे कि वो मिसाइल हेवन फ्लेम से जाकर टकराती है और उसके कोर को खत्म कर देती है और ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुस्ताव के हाथ जलने लगते हैं और वो कहता है कि उन हीरोज ने मेरे अटैक को रोक दिया, हम अब उन पर अटैक करने वाले और इधर सभी स्पिरिट्स आसमान में आ जाते हैं और सुकासा लूरी से पूछते क्या तुम सच में इनसे बात कर सकती हो, जिस पर लूरी बताती कि उसको स्पिरिट्स की आवाजें सुनाई देती है और उस इंसिडेंट की जिम्मेदार
खुद को मान रही होती है। सुकासा उसको बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और भले इस अटैक से कुछ लोगों की जान गई हो, पर हमने बहुत ही सारे लोगों को बचा लिया और हम वापिस से शहर को ठीक कर देंगे। लूरी बताती कि उसके दिमाग में मैजिक से रिलेटेड बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो मैजिक सीखना चाहती है जिससे कि वो सुकासा की मदद कर सके और सुकासा भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन अकात्सुकी सभी लोगों को बताता है कि उन्होंने गुस्साओ के फायर मोस्टर को हरा दिया है। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और इधर सुकासा शिनोबु को हेवन फ्लेम के बारे में बता रहा होता है। शिनोबु सुकासा से कहते हैं कि उसको इस बारे में नहीं पता था कि गुस्साव हेवन फ्लेम का यूज इतने जल्दी कर लेगा और वो इस बात के लिए उससे माफी मांगते हैं कि उसने सही टाइम पर सुकासा को इन्फॉर्म किया। सुकासा शिनोबु से कहते हैं कि तुम्हें इस बात को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर मसातो आ जाता है और वो सुकासा से पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। सुकासा बताता है कि शिनोबु इस इंसिडेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि वो टाइम पर हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाई। फिर वो मसातो से कहता है कि हमें लूरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ से आई है। ये सुनने के बाद मसातो भी कहता है कि जितने भी इंसिडेंट हुए उन सभी में लूरी भी हमारे साथ थी और उसने हमारी बहुत ही मदद की है। सुकासा को भी ये बात सही लगती है और तभी वहाँ पर जस्ट अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और उन सभी के हाथों में गन होते हैं। जस्ट सुकासा से कहता है कि हमारी आर्मी अब रेडी है और सुकासा उन्हें देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हम अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। गुस्साव की बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और गुस्साव से कहता है कि हम विंटर के बाद अटैक करने वाले, लेकिन अगर हमारे प्लान्स बदल गए तो इससे हमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर गुस्साव उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि मैं अब उन 7 हीरोज को और ज्यादा देर तक अपनी जमीन पर नहीं रहने दे सकता हूँ। एक नाइट ये इन्फॉर्मेशन आकर जिन को बता देता है और जिन शिनोबु से कहती है कि हमारे पास परफेक्ट बनने का चांस है गुस्साव को खत्म करने का और शिनोबु भी इसके लिए मान जाती है। इधर माउंटेन्स में मार्क्विस और एल्किलिड दोनों एडोल्फ पर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी के साथ जा रहे होते हैं। एल्किलिड मार्क्विस से कहता है क्या हम अपने 3000 सोल्जर की मदद से 7 हीरोज को हरा पाएंगे। मार्क्विस बताता है कि लॉर्ड गुस्साव एक बहुत ही बेकार एम्पेरियर है और उसको बस सिर्फ उसकी पावर की वजह से इंपेरियर बनाया गया है। फिर एल्किलिड मार्क्विस से 7 हीरो के बारे में पूछता है जिस पर मार्क्विस बताता है कि वो एक मिस्टीरियस ग्रुप है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद वो सभी एक फ्रंट के पास आ जाते हैं जहां पर जस्ट अपनी आर्मी के साथ होता है। वो सलीप को अटैक करने के लिए कहता है और सभी सोल्जर गन से अटैक करते हैं जिससे कि मार्क्विस के सोल्जर्स मारे जा रहे होती है। ये देखकर मार्क्विस सभी को वापस चलने के लिए कहता है और सभी डायरेक्शन बदल लेती है। एक नाइट मार्क्विस के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे बहुत ही सारे लोग मारे जा चुके और अगर हम इस तरह से ही जाते रहे तो उन्हें लगेगा कि हम हार मान गए। जिस पर मार्किस बताता है कि यही हमारा प्लान है और हम सभी दूसरी फोर्स से अटैक करने वाले और वो सभी हमें नहीं रोक पाएंगे। कुछ देर के बाद मार्किस अपनी फोर्स के साथ होता है और वो सभी आर्मर से कवर होते हैं जिन पर गन का असर नहीं होता और मार्किस अटैक करने के लिए कहता है और जैसे ही वो सभी आगे बढ़ते तो वहां पर ब्लास्ट होता है। ये देखकर मार्किस हैरान हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अटैक कैसे हुआ। फिर जस्ट याद करता है कि सुकासा ने उसको बताया था कि मार्किस आर्मी उनके गन से बचने के लिए हैवी आर्मर का यूज करेंगे, इसलिए उसने पहले से ग्रेनेड बनाकर रखे जिससे यूज करके हम उन्हें हरा सकते हैं। और इधर सभी ग्रेनेड का यूज करके मार्क्यूस की आर्मी को हरा देती। जस्ट कहता है कि सुकासा ने जैसा बताया था सब वैसे ही हो रहा है और इधर मार्क्यूस और अल्काइड दोनों वहां से भागने के बारे में सोचे होती। दूसरी तरफ गुस्ताव अपनी आर्मी को रेडी कर चुका होता है और वो उन सभी से कहता है कि हमें फिंडोल पर अटैक करके सभी 7 हीरोज को खत्म करना होगा जो कि हमारी कंट्री पर कब्जा करके रखे हुए। और तभी गुस्ताव पर एक एरो से अटैक होता है जिससे कि वो बच जाता है। गुस्ताव देखते हैं कि वो अटैक जिन ने किया था और उसके साथ शिनोबु भी होती है। जिन अपने सभी सोल्जर से अटैक करने के लिए कहती है और इधर सभी सोल्जर अपने रियल फ्लैग दिखाने लगती है और बताते कि वो किस साइड है। इधर रिंगो सोच रही होती कि सुकासा का प्लान बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और इधर मार्किस और अल्काइड दोनों अपने नेशन तक चली जा चुकी होती। इधर मार्किस और अल्काइड दोनों परेशान होते तभी उनके नेशन पर अटैक हो जाता है और वहां पर रिंगो के डीमंस आ जाते हैं जो उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है और मार्किस सरेंडर करने के लिए मान जाता है। फिर रिंगो पूछती कि क्या शिनोबु अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर पाई होगी और दूसरी तरफ गुस्ताव अपने मेंशन में होता है। तभी वहां पर जिन और शिनोबु आ जाते हैं और जिन उससे कहते हैं कि बिना लोगों के कोई भी नेशन नहीं होता है। जिस पर गुस्साव कहते हैं कि नेशन के सभी लोग वहां के एम्पायर को सर्व करते और ये सुनने के बाद जिन शिनोबु से कहते हैं कि हमें अब इसको खत्म करना होगा। फिर ओदन गुस्साव पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और गुस्साव भी उन पर अपने नाइफ से अटैक करता है लेकिन वो उनके सभी अटैक से बच जाता है पर जिन को एक अटैक लग जाता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। गुस्साव उनसे कहते हैं कि तूने खत्म करने के बाद मैं फिंडोल को भी तबाह कर दूंगा। शिनोबु जिन से पूछती है क्या वो अटैक करने के लिए रेडी है जिस पर जिन हाँ कह देती है और उसके बाद शिनोबु गुस्साव के पास जाके यू बम फेंक देती है जिसके अंदर से बहुत ही तेज लाइट बाहर निकलती है और गुस्साव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी जिन अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देती है और गुस्साव से कहते हैं कि तुम अब हार चुके हो पर गुस्साव उसकी सोर्ड को अपने मैजिक से जला देता है और शिनोबु गुस्साव पर अटैक करती है लेकिन गुस्साव उससे बच जाता है और शिनोबु पर अटैक करता है। शिनोबु को भी अटैक लग जाता है और इधर जिन पीछे से गुस्साव पर अटैक कर देती है जिससे कि गुस्साव को बहुत ही चोट लगती है।
फिर वो जिन पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन शिनोबू उसको बचा लेती है, पर वो अपने वेपन से जिमोर पर अटैक करती है, जिससे कि वो जिमोर गुस्साओ के आगे जाकर गिर जाता है और गुस्साओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। जिन कहती है कि क्या गुस्साओ मर चुका होगा, और तभी गुस्साओ उनसे कहते हैं कि मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है। तभी वहां पर गुस्साओ के ब्लड से एक मैजिक सर्कल बनने लगता है और शिनोबू जिन को लेकर उस मेंशन के बाहर आ जाती है। उस मैजिक की वजह से मेंशन ब्लास्ट हो जाता है और जिन शिनोबू से कहते हैं कि गुस्साओ ने हमें मारने के लिए खुद को ब्लास्ट कर दिया। दूसरी तरफ सेवन लाइट्स के मेंबर बाकी लोगों की मदद कर रहे होते हैं और इधर शिनोबू सुकासा को सारी बात बताती है। जिसे सुनने के बाद सुकासा शिनोबू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गुस्साओ मारा गया होगा, जिस पर शिनोबू बताते हैं कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वहां के लोगों ने रिलीजन ने ये बात फैला दी कि गुस्साओ मारा जा चुका है, जिससे कि सभी लोगों के अंदर से उसका डर चला जाए और वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सके। फिर शिनोबू सुकासा से कहती कि मैं भी उस रिलीजन पर नजर रखने के लिए जा रही हूँ। इधर मेयर्स मार्कस और अल्काइड के पास आते हैं और मार्कस उनके वेपन को देख कर कहते हैं कि ये सभी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। फिर मेयर उन्हें बताता है कि सुकासा ने तुम्हारे प्लान्स के बारे में सब कुछ पहले ही पता लगा लिया था, और ये सुनने के बाद मार्कस कहता है कि ये काम तो सिर्फ एक गॉड ही कर सकता है, हम ह्यूमंस गॉड के आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उस सेवन लाइट्स के साथ जुड़ने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ सभी मैसेज ले रहे होते हैं और शिनोबू उन्हें बताते हैं कि इस जगह पर प्रिंस और रॉयल फैमिलीज के लोग आते हैं। वो सभी वहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और शिनोबू रिंगो को परेशान किए जा रही होती है। आकाशुकी उन सभी को वहाँ पर देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। इधर मसातो और सुकासा साथ में बैठे होते हैं और फिर सभी गर्ल्स मसाज लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। आकाशुकी को लड़की के कपड़ों में देखकर सुकासा और मसातो हंसने लगते और मसातो उसका मजाक उड़ाता है। आकाशुकी मसातो से कहता है कि क्या तुम्हें मार खाना है, और मसातो उससे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। हुकासा आकाशुकी से कहता है कि आयो का तुम्हारे साथ रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए तुम्हें ये सब फेस करना होगा, और वैसे भी तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर सुकासा लूरी के बारे में पूछता है और किंजाकी बताते हैं कि वो मैजिक सीखने गई है और इधर लूरी अपने मैजिक से वाटर को कंट्रोल करना सीख रही होती है। मसातो कहता है कि लूरी हमारे बहुत ही काम आ सकती है, लेकिन अभी हमें एजर ब्रिगेड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर बस फायदे के लिए आई है। और किंजाकी बताते हैं कि अगर हमारी फाइट उनके साथ होती है तो हमें बहुत ज्यादा लोग मारे जा सकती। सुकासा बताता है कि मुझे लगता है कि हमारे बीच अलायंस बने रखना पॉसिबल नहीं है। आकाशुकी सुकासा से कहता है कि कॉनरेड अब उस जगह पर एक नया लीडर है और शायद से एक अच्छा इंसान है, जिस पर सुकासा उसको बताता है कि कॉनरेड जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं, उसने हमें झूठ बोला है। जब मैंने उससे गोल्डन स्टैचू के बारे में पूछा था तब उसने मुझे स्टैचू के बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे पता है कि स्टैचू उसके कंट्रोल में है और वो मुझे झूठ बोल रहा है। और ये सुनने के बाद आकाशुकी पूछते कि ओ भला ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर शिनोबू उसको बताती कि उस स्टैचू पर पहले से ही उसकी नजर है और मुझे ये बात पता थी। आकाशुकी सुकासा से कहते कि तुमने कॉनरेड को कंट्री रीबिल्ड करने के लिए फंड्स क्यों दिए, जबकि तुम्हें ये बात पता थी कि उसके पास वो गोल्डन स्टैचू है। फिर सुकासा उसको बताता है कि इसके दो रीजन है। पहला, हमें ये बात कंफर्म नहीं है कि गुत्साओ मर चुका है, अगर वो जिंदा होगा तो वो उस स्टैचू के लिए जरूर आएगा। और दूसरा, सभी लोगों को ये लगता है कि अजूर ब्रिगेड ने गुत्साओ को हराया है, इसलिए हमें सबसे पहले वहां के लोगों को अपनी तरफ करना होगा, और जब कॉनरेड अपनी ड्यूटी टेक्स शुरू करेगा तब तक कॉनरेड को रीजन डेवलप करने देते हैं और सही टाइम आने पर हम उससे सब कुछ ले लेंगे। फिर सुकासा उन्हें आगे के प्लान के बारे में बताने लगता है और कहते हैं कि हमें काम शुरू कर देना चाहिए। तभी किंजाकी कहती है कि सुकासा और रिंगो दोनों को 5 दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए और वो दोनों बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो तुम्हारी हेल्थ पर इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है। और सुकासा किंजाकी की बात मान लेता है। बाकी सभी को ये बात सही लगती है और सभी उन दोनों को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। फिर सुकासा रिंगो से कहती कि हमें इस शहर में घूमने के लिए चलना चाहिए, और रिंगो ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। रिंगो इस बारे में अपने एआई को बताती है और वो रिंगो से कहती कि तुम सुकासा के साथ डेट पर जा रही हो, जिस पर रिंगो उससे कहती कि ये डेट नहीं, हम बस घूमने के लिए जा रहे। और एआई बताती कि इसको डेट ही कहते, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए वरना लूरी सुकासा को तुमसे दूर ले जाएगी। जिसे सुनने के बाद रिंगो याद करती कि लूरी और सुकासा बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। फिर वो कहती कि मैं सुकासा को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, और उसके बाद वो टिप्स लेने के लिए आयो के पास आती है। वो आयो से कहती कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस पर आयो उसको बताती है कि तुम सुकासा को एक फाइट के लिए चैलेंज करो और उसको हराकर अपना स्लेव बना लो। ये आइडिया सुनते ही रिंगो वहां से चली जाती है और उसके बाद वो किंजाकी के पास आ जाती है। किंजाकी उसको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताती है कि तुम इसका यूज करके सुकासा को सुला सकती हो, फिर तुम मीन में उसका फायदा उठा लेना। रिंगो को उसका आइडिया अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद हॉट स्प्रिंग में डेट को लेकर ही सोची जा रही होती है। तभी शिनोबू उससे कहती कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, और वो रिंगो को बताती कि डेट पर जाने एक हंटिंग की तरह है, तुम्हें बस अपने टारगेट पर नजर रखना होता है। और उसके बाद अगले दिन रिंगो सुकासा पर नजर रख रही होती है और शिनोबू की बात को याद कर रही होती है, लेकिन सुकासा उसको देख लेता है और उसके पास आता है। ये देखकर रिंगो का फेस रेड हो जाता है और सुकासा उससे पूछते है क्या तुम ठीक हो, जिस पर रिंगो हाँ कहती है। और फिर सुकासा देखता है कि सभी लोग उन्हें देखे जा रहे होते हैं। वो रिंगो से कहते हैं कि हम 7 हीरोज के मेंबर से, इसलिए शायद से वो हमें देख रहे होंगे, हमें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। और उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते और उनमें से वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते। फिर वो दोनों साथ में शहर
शहर घूमने लगती हैं और सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों नोबल फैमिली से हैं। इधर रिंगो शिनोबू की दूसरी टिप याद करती है कि उसको चलते हुए सुकासा के हाथ पकड़ना है और रिंगो को ये काम आसान लग रहा होता है, इसलिए वो गिरने की एक्टिंग करती है जिससे कि वो सुकासा का हाथ पकड़ सके, पर सुकासा रिंगो को ही पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों एक कैफे में आ जाती और खाना खा रहे होती। फिर रिंगो सुनोबू को एक और बात याद करती है। फिर वो दोनों कैफे में आ जाती और खाना खा रहे होते। फिर रिंगो सुनोबू की एक और बात याद करती है कि उसको सुकासा के गिलास से ड्रिंक पीना चाहिए जिससे कि उन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। और जैसे ही वो सुकासा का गिलास उठाने के लिए जा रही होती तभी सुकासा रिंगो का गिलास उठाकर पीने लगता है और ये देखकर रिंगो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें रिंगो को पास्ट याद दिलाया जाता है जब उसका जन्म हुआ था और उसकी मॉम भी एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट थी। रिंगो बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट थी और उसको नई नई चीजें इन्वेंट करना बहुत ही अच्छा लगता था। रिंगो को बहुत ही सारे अवार्ड भी मिले होते और ये देखकर रिंगो की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रिंगो को हेट करना शुरू कर देती है। और जब रिंगो अपनी मॉम के पास बात करने के लिए आती है तो वो रिंगो पर गुस्सा करने लगती है और रिंगो अपने रूम में जाकर सोचने लगते कि उसकी मॉम उससे इतना हेट क्यों करती है। उस दिन बाद रिंगो की मॉम उसको छोड़कर जा रही होती है और रिंगो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसको छोड़कर चली जाती है और ये देखकर रिंगो को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद रिंगो क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि अब उसके पास फैमिली और फ्रेंड्स दोनों ही नहीं है तो भला और इस दुनिया में क्या कर रही है। और तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि सुकासा होता है। सुकासा रिंगो को एक वॉच देता है और उससे कहता है क्या तुम मेरी वॉच को ठीक कर दोगी, जिस पर रिंगो उससे पूछती कि मैं वाला इस वॉच को क्यों ठीक करूं, पर सुकासा कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। रिंगो उसको भी ठीक करके दे देती है और फिर सुकासा उसको एक गेम ला कर देता है और रिंगो उस गेम को भी ठीक करने लगती है। वो सोच रही होती कि भला सुकासा बार बार उससे अपनी चीजें क्यों ठीक करवाता है। और फिर रिंगो अपनी मॉम को याद करने लगती है कि किस तरह से रिंगो ने सुकासा की बहुत ही सारी चीजों को ठीक कर दी होती है। और फिर रिंगो अपनी मॉम को याद करने लगती है और इस तरह से रिंगो ने सुकासा की बहुत ही सारी चीजों को ठीक कर दी होती है। जब एक दिन सुकासा रिंगो के पास एक कैमरा ठीक करवाने के लिए आता है तो रिंगो उसको ठीक करने से मना कर देती है और सुकासा को बताती है कि उसको चीजों को ठीक करने से ज्यादा नई चीजों को इन्वेंट करने में मजा आता है। ये सुनने के बाद सुकासा स्माइल करता है और वहां से चला जाता है और रिंगो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे मना करने के बाद भी सुकासा स्माइल क्यों कर रहा था। फिर शाम को वो सुकासा को एक शॉप पर देखती जहाँ पर शॉप का ओनर सुकासा से कहता है कि वो लड़की इस कैमरा को ठीक करने से मना कर दी है। रिंगो को पता चलता है कि सुकासा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सामान को ठीक करवाता था। शॉप ओनर सुकासा से कहता है कि वो लड़की सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है पर उसने चीजों को ठीक करने से मना क्यों कर दिया, जिस पर सुकासा बताता है कि उसको नई चीजें बनाना पसंद है और उसको अब अपने टैलेंट के बारे में भी पता चल चुका है। फिर जब रिंगो को होश आता है तो वो सुकासा को अपने पास देती है और उससे पूछती कि कुछ देर पहले क्या हुआ था, जिस पर सुकासा उसको बताता है कि कैफे में तुम बेहोश हो गई थी और उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। वे रिंगो सोच रही होती है कि सुकासा उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसको वो कभी भी नहीं छोड़ के जाएगी। रिंगो सुकासा को एक फोटो लेने के लिए कहती है और उसके बाद वो दोनों साथ में फोटो लेती है। वे रिंगो सुकासा से कहते कि यहाँ पर सनसेट कितना अच्छा है और सुकासा बताता है कि ये जगह सच में बहुत ही अच्छी है पर यहाँ पर कभी भी अटैक हो सकता है और यहाँ के सभी लोग 7 हीरोज पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हमें जल्दी से अपना काम शुरू करना होगा। और रिंगो भी इसके लिए मान जाती है। और फिर जब वो अपने लैब में आती है तो उसका बियर उससे डेट के बारे में पूछता है। रिंगो उसको वो फोटो दिखाती है और वो देखकर बियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसका बियर उससे डेट के बारे में पूछता है। रिंगो उसको वो फोटो दिखाती है और ये देखकर बियर बहुत ही खुश हो जाता है। मैं रिंगो उससे कहती है कि अभी हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रिंगो प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है और सुकासा शिनोबू से फोन पर बात कर रहा होता है। शिनोबू उसको बताती है कोर्नेड एम्पेरियर से मिलने के लिए गया हुआ है और शायद से वो हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। सुकासा उससे कहते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा और इधर शिनोबू सोच रही होती कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उस दिन के बाद लोग एक डिसीज के कारण बहुत ही ज्यादा बीमार हो रहे होते और उनमें से एक मिलिंडा भी होती है। मिलिंडा की मॉम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती कि वो उसकी बेटी को बचा ले, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हमारे पास होली वाटर खत्म हो चुका है। ये सुनकर उसकी मॉम निराश हो जाती है और अकासुकी डॉक्टर से होली वाटर के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि लेडी केंजाकी ने एक मेडिसिन बनाई थी और उसी को हम होली वाटर बोलते हैं, जो कि एक तरह की एंटीबायोटिक है। और इधर मेलिंडा दर्द से बहुत ही परेशान होती और उसको ऐसा देखकर उसकी मॉम अकासुकी से रिक्वेस्ट करती कि वो उसकी बेटी की जान बचा ले। पर अकासुकी को ये बात पता थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो सभी चर्च को बुरा कह रहे होते हैं और अकासुकी से कहते कि लॉर्ड अकासुकी इस बच्चे की जान नहीं बचाने वाले। फिर डॉक्टर बताता है कि ये लोग गुस्साओ मेडिकल गिल्ड से और उनमें से एक जिसका नाम सेरेन होता है। ये सुनने के बाद मिलिंडा की मॉम उससे रिक्वेस्ट करने लगती और फिर वो अपने पास से एक मेडिसिन बाहर निकालता है पर कहते हैं कि मैं इस मेडिसिन का यूज नहीं कर सकता क्योंकि लेडी केंजाकी ने हमारे इस मेडिसिन पर बैन लगा दिया है और अब अगर इस लड़की और यहाँ के सभी पेशेंट्स की मौत होती है तो उन सभी की मौत के जिम्मेदार 7 हीरोज ऑफ चर्च होने वाले। और तभी अकासुकी गुस्से में सभी से कहता है कि हम यहाँ के सभी पेशेंट्स को बचा लेंगे और केंजाकी इन सभी को अपने मेडिसिन से बचा लेगी। और तभी वहाँ पर केंजाकी आ जाती है और कहती है कि हम सभी पेशेंट्स को बचा सकती। ये सुनकर
सुनकर वो तीनों हैरान हो जाती और कहते कि होरी वाटर तो खत्म हो चुका है। फिर केंजाकी उन्हें कोड दिखाते हुए कहते कि इससे मेडिसिन बनाने वाला हूँ। जैसे सुनकर वो सभी हंसने लगते। फिर वो वहां से जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेडिसिन बनाने में फेल हो गए तो तुम्हें हमारी मेडिसिन पर लगा बैन हटाना होगा। फिर केंजाकी मिलिंडा को बेहोश कर देती जिससे कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर पाए और उसकी मॉम से कहती कि आपको अपनी बेटी के लिए होप रखना चाहिए जिससे कि वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद अकात्सुकी उससे कहते कि मैंने उस समय गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आयो उससे कहती कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और अकात्सुकी केंजाकी से पूछते कि सच में वो कोल से मेडिसिन बना सकती है। केंजाकी हाँ कहती और उसके बाद वो सभी गार्डन में मेडिसिन बनाने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ होता है। अकात्सुकी केंजाकी से पूछती क्या हम सब मिलकर मेडिसिन बनाने वाले हैं, जिस पर केंजाकी बताती है कि उसने रिंगो की मदद लेने के बारे में सोचा था लेकिन इस समय वो बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इसलिए मैंने उसकी जगह पर किसी और को बुलाया। फिर वहां पर लूरी आ जाती है और केंजाकी बताते कि इस दुनिया में मैजिक भी एक टेक्नोलॉजी की तरह काम करती है। लूरी इस बात से खुश थी कि वो मेडिसिन बनाने में उनकी मदद कर सकती है और उसके बाद वो और केंजाकी मिलकर मेडिसिन बनाना शुरू कर देती। कुछ देर के बाद वो मैजिकल पाउडर बना लेती और उसके बाद वो सभी पेशेंट्स को मैजिकल पाउडर दे देती जिससे कि वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और मिलिंडा और उसकी मॉम दोनों केंजाकी को थैंक्स कहती है। केंजाकी उनसे कहती कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और मिलिंडा ने अपनी बीमारी से खुद फाइट करी है और उसकी मॉम मेरी उसकी उम्मीद नहीं छोड़ी जिस वजह से अब मिलिंडा ठीक है। और ये बात सुनने के बाद सभी इमोशनल हो जाती और केंजाकी देखती है कि कोई उनकी बातें सुनकर वहां से भाग रहा है। फिर हम मेडिकल गिल्ड के लोगों को देखती जो कि सेरन को बता रहे होते कि केंजाकी ने मेडिसिन बना ली है। उसमें उसकी मदद एक लड़की ने की है जो कि मैजिक यूज कर सकती है। और फिर सेरन कहता है कि हमें उस लड़की को पकड़ना होगा जिसके बाद हम उसके मैजिक का यूज करके मेडिसिन को खराब कर देंगे। इन सब से 7 हीरोज और चर्च पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और उनकी रेपुटेशन भी चली जाएगी। तभी वहां पर केंजाकी आ जाती और उसको वहां पर देखकर तीनों हैरान हो जाते और केंजाकी उन्हें नीडल से मारकर बेहोश कर देती है। सिरेन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है और उसके बाद केंजाकी उसके पास आती है और उससे कहते हैं कि हम ह्यूमन माइंड को बदल सकते हैं। फिर वो अपने पास से एक ब्लेड निकालती है जिसे देखकर सिरेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो केंजाकी से कहता है कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर केंजाकी हंसने लगती है और कहती है कि डीमन वर्ल्ड मेरे लिए सही होगा। वैसे भी मुझे गॉड बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा हेट गॉड से ही करती हूँ क्योंकि उसने ऐसे क्रिएचर को बनाया जो कि बीमार हो जाती। गॉड्स ने उन्हें परफेक्ट नहीं बनाया और इसी की वजह से काफी लोग बहुत ही सारे डिजीज के कारण मारे जाते। अगर मैं गॉड से फाइट कर पाती तो सबसे पहले मैं गॉड को ही हरा कर खत्म कर देती। इतने कहने के बाद वो सिरेन के सर पर एक ब्लेड मार देती है। अगले दिन मिलिंडा और उसकी मॉम सभी को थैंक्स कह रहे होते और वहां से जा रही होती है और सिरेन भी केंजाकी और वहां के डॉक्टर के साथ काम कर रहा होता है और उसका बिहेवियर पहले से बहुत ही चेंज हो चुका होता है और डॉक्टर इस बारे में केंजाकी से पूछता है। ये सुनकर केंजाकी स्माइल करने लगती है और दूसरी तरफ हम कॉनराड को देखते हैं जो कि जनरल नीरो से मिलने के लिए आया होता है। जनरल न्यूरो कॉनराड से कहता है कि तुमने गुस्साओ को मारा है और मैं इसके लिए तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा क्योंकि तुमने उसको मारकर अच्छा काम किया है। भली और रॉयल फैमिली सता पर उसने ही लोगों को भूख से मार दिया था। तुमने गुस्साओ को मारकर ये साबित कर दिया कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही इस दुनिया पर राज कर सकता है। ये सुनकर कॉनराड खुश हो जाता है और फिर न्यूरो कहता है कि अजय ब्रिगेड ने 7 लाइट्स ऑफ चर्च के साथ हाथ मिला लिया है और अब तुम सभी साथ में काम कर रहे हो। जिस पर कॉनराड बताता है कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था और न्यूरो उसकी बात समझ जाता है और कॉनराड से कहते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स और पावर दूंगा जिससे कि तुम 7 लाइट्स और चर्च को हरा सकोगे। और ये सुनकर कॉनराड खुश हो जाता है और तभी वहां पर एक मेज आ जाता है। न्यूरो उस मेज को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है और वो मेज अपना फायर मैजिक दिखाता है और उसके बाद एक फायर स्पेयर को क्रिएट करता है जिसे देखकर कॉनराड हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो हेवन फ्लेम है और नीरो उससे कहता है कि ये वही है। कॉनराड सोचने लगता है कि गुस्सारो का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक इसने ऐसे ही कंट्रोल कर लिया, ये जरूर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर नीरो कॉनराड से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी 10,000 सोल्जर भी दे रहा हूँ। कॉनराड इन सब के लिए जनरल नीरो को थैंक्स कहता है और नीरो बताता है कि 7 लाइट्स झूठ है और लोगों को धोखा दे रहे हैं कि वो गॉड है पर यहाँ पर इंपीरियर से पावरफुल और कोई भी नहीं है, इसलिए सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ रिंगो ने एक बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया होता है और रिंगो सुकासा से पूछती क्या हमें इतने पावरफुल वेपन की जरूरत है। जिस पर सुकासा रिंगो से पूछती कि एक नेशन को कैसे बनाया जाता है और रिंगो कहती कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। फिर सुकासा बताता है कि नेशन को बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है और सभी लोग मिलकर बस एक नेशन बना सकते हैं, पर नेशन को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उस नेशन से प्रॉब्लम होती है और उसको खत्म करना चाहते हैं। इधर हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि वो इस अंपायर को पूरी तरीके से चेंज कर देगी और सभी लोग यहाँ पर अच्छे से रह पाएंगे। तभी वहां पर कॉनराड का गार्ड राइजन आ जाता है। कॉनराड अभी मीटिंग के लिए गए हुए और जिन उससे कहती है कि तुम कॉनराड के साथ क्यों नहीं गए। वे राइजन बताता है कि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए और मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तभी जिन पर अटैक होता है लेकिन जिन उस अटैक से बच जाती है और राइजन से इस बारे में पूछती है जिस पर राइजन बताता है कि कॉनराड ने मुझे तुम्हें खत्म
खत्म करने का ऑर्डर दिया। फिर वो सभी सोल्जर से कहते हैं कि मैं इससे अकेले फाइट करूंगा और उसके बाद वो जिन से फाइट करने लगता है। जिन उसके सभी अटैक से बचते हुए उसकी आंखों पर अटैक कर देती है और राजन को इससे बहुत ही चोट लगती है। तभी वो सोल्जर को अटैक करने के लिए कह देता है और सोल्जर जिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिन उनके अटैक से बच रही होती है और तभी राजन उसको पीछे से मारकर गिरा देता है। सोल्जर जिन को पकड़ लेते हैं और जिन राजन से कहती है कि तुम एक सच्चे नाइट हो और राजन ये सुनने के बाद हंसने लगता है। फिर वो जिन को बताता है कि ब्लूम हार्ट ने भी मरते हुए यही कहा था और जिन उससे पूछती तुम्हें ब्लूम हार्ट के बारे में कैसे पता, जिस पर वो बताता है कि मैंने ही उसको मारा था और ये सुनने के बाद जिन हैरान हो जाती है। फिर एक सोल्जर कहता है कि इसको इसी तरह से मारने का कोई भी मजा नहीं आएगा और उसके बाद वो सभी जिन के कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी उन पर अटैक होता है और वो सभी लोग मारे जा रहे होते हैं और ये अटैक सिनोबू ने किया होता है और वहां पर वो आ जाती है। फिर सिनोबू राजन से कहती है कि अजन ब्रिगेड ने हमें धोखा देने के बारे में सोच लिया है और राजन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि सेवन लाइट्स के हीरोज बहुत ही स्मार्ट हैं। जिन सिनोबू से पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो और सिनोबू उसको बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। फिर वो दोनों राजन से लड़ना शुरू कर देती है और राजन के अटैक से बचते हुए सिनोबू उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद जिन अपनी सोर्ड से अटैक करके राजन को मार देती है और अपने सोर्ड को देखते हुए कहती है कि ये सोर्ड मुझे ब्लूम हार्ट में दिया, आज मैं उसकी ट्रेनिंग की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर सिनोबू जिन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक बेसमेंट में आ जाते जहाँ पर उस गोल्डन स्टैचू को तोड़कर रखा हुआ होता है। ये देखकर जिन हैरान हो जाती और सिनोबू बताते कि जब सेवन हीरोज ने कोनट से इस बारे में पूछा था तब उसने बताने से मना कर देता क्योंकि वो उस स्टैचू को यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता था। जिन ये सब सुनने के बाद कहती कि अजर ब्रिगेड जिस रीजन से बना था अब वो उसके ऑपोजिट काम कर रहा है। फिर सिनोबू जिन से कहती कि हम सेवन लाइट्स का गोल अभी भी सेम है और तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। जिन भी इसके लिए मान जाती और सिनोबू भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वहां पर कुछ लोग आने लगते जिन्हें देखकर सिनोबू और जिन वहीं पर छुप जाते और सिनोबू वहां पर तभी वहां पर कुछ लोग आने लगते जिन्हें देखकर सिनोबू और जिन वहीं पर छुप जाते और सिनोबू वहां पर कॉनरेड को एक मैच के साथ देखती है। कॉनरेड उस मैच को इंपीरियर की स्टैचू दिखाता है और उस स्टैचू को टूटा हुआ देखकर मैच कॉनरेड से कहता है कि जल्ला ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था और तुमने इंपीरियर की स्टैचू को तोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसके लिए तुम्हें बहुत ही सजा मिलेगी। फिर वो अपने फायर मैजिक का यूज करने लगता है और कॉनरेड को पता चलता है कि वो मैच असल में गुस्साव था। इधर सिनोबू और जिन भी गुस्साव को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कॉनरेड गुस्साव से कहते हैं कि तुम तो मर चुके थे। जिस पर गुस्साव कहता है कि अगर कोई भी उसकी इंपीरियर के खिलाफ जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो कॉनरेड को वहीं पर जलाकर मार देता है। जिन गुस्साव के चेस्ट पर लदे क्रिस्टल को देखकर कहती है कि ओ भला क्या चीज है और सिनोबू जिन से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। गुस्साव अब वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है और दूसरी तरफ जिन और सिनोबू दोनों उस जगह से निकल चुके होते हैं। फिर सिनोबू को सुकासा का फोन आता है और सिनोबू सुकासा की बात सुनने के बाद जिन से कहती है कि हमें जल्दी से इस जगह से जाना होगा। इधर गुस्साव पूरे कास्टल को अपने फायर मैजिक से तबाह कर रहा होता है और तभी एक बड़ी सी मिसाइल आकर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि पूरे एरिया तबाह हो जाता है और उस ब्लास्ट को देखने के बाद जिन कहती है कि शायद से गुस्सा पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अब हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और फिर सिनोबू उसको बताती कि ये अटैक असल में सेवन हीरोज ने किया है। उसके पास इतनी पावर है कि वो फ्रिंडोज से पूरे इंपीरियल कंट्री को तबाह कर सकता है और इधर मसातो और बाकी सभी भी उस ब्लास्ट को देख पा रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वहां पर सुकासा आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि आज से एक मीम एरिया की स्टार्टिंग होने वाली है, अब हम खुद की करेंसी बनाने वाले। और उसके बाद वो रिंगो के पास आता है और रिंगो सुकासा से कहती है कि हमारा अटैक सक्सेसफुल था। फिर सुकासा बताता है कि फ्यूचर में हम इस वेपन को यूज करने के लिए एक रूल पास करेंगे। वो फिनलैंड में हेवन फ्रेम के इंसिडेंट को याद करता है जिसमें बहुत ही तबाही हुई थी और वो ऐसे ही इंसिडेंट को दोबारा नहीं होने देना चाहता है। फिर वो रिंगो से कहते हैं कि इस अटैक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाला है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रिंगो सुकासा से कहते हैं कि तुम्हें हर बार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। अगले दिन जिन और जस्ट आर्मी के साथ होते हैं और आकाशुकी वहां पर आता है और सभी लोगों से कहता है कि आज तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन सुकासा देने वाला है। फिर सुकासा सभी लोगों से कहते हैं कि अजय ब्रिगेड ने हमारे आगे सरेंडर कर दिया है और अब वो हमारे साथ मिलकर काम करने वाले और हम अपनी इस कंट्री को एक अलग नेशन बनाने वाले हैं जहां पर सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। पर लोगों को सुकासा की बात समझ में नहीं आ रही होती है तो सुकासा उन सभी से पूछते क्या तुम अपनी जमीनों को हमेशा के लिए खोना चाहते हो जिससे कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर खत्म हो सकता है, इसलिए सेवन लाइट हीरो तुम्हारी मदद करेंगे और इस नेशन को अच्छा बनाने में। और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। सुकासा कहता है कि आज से इस नेशन का नाम एल्क रिपब्लिक होगा और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लूरी को कुछ फील होता है और वहां पर फायर अटैक होता है और सुकासा अपने सामने गुस्साव को देखकर हैरान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि गुस्साव उस बड़े से अटैक में कैसे बच गया होगा। फिर गुस्साव के चेस्ट पर लगा क्रिस्टल साइन करने लगता है जिससे कि वो एक मोफ्टर में बदल जाता है। आयो और सिनोबू उससे लड़ने के लिए आगे जाने लगते और सुकासा बाकी सभी सोल्जर से कहता है कि वो लोगों को यहाँ से सेफ जगह पर ले जाए। इसे गुस्साव पूरी तरीके से मोफ्टर में बदल चुका होता है और अपने फायर मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है। आयो और सिनोबू भी उस पर अटैक करने के लिए आ
आगे जाती है और लूरी उन्हें बताती है गुस्साओ को हराने के लिए उन्हें उनके चेस्ट पर लगे क्रिस्टल को हटाना होगा। सिनोबू अपने वेपन के उस क्रिस्टल पर करती है लेकिन गुस्साओ अपने मैजिक से उसको रोक देता है और अपने फायर बीस्ट से अटैक करता है। आयो सीधा गुस्साओ के क्रिस्टल पर अटैक करती है लेकिन उसकी सोट टूट जाती है और गुस्साओ के क्रिस्टल पर भी क्रैक आ जाता है जिससे कि उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है और गुस्साओ सीधा अटैक करने के लिए भागने लगता है। सुकासा अपनी गन से गुस्साओ पर फायर करता है लेकिन गुस्साओ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर गुस्साओ सीधा सुकासा की ओर जंप करता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उस सुकासा पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी सुकासा उस क्रिस्टल पर फायर कर देता है जिससे कि वो क्रिस्टल टूट जाता है और गुस्साओ सुकासा के पास आकर झुक जाता है और सुकासा से कहता है कि तुम असली मास्टरमाइंड हो जिसने ये सब किया है और तुम एक इक्वलिटी की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सभी उसको अचीव कर पाओगे? असल में तुम एक धोखेबाज हो और सभी को धोखा दे रहे हो। तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि इस दुनिया पर सिर्फ एक ही प्रोडेगी राज कर सकता है और जब तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम भी उसके लिए काम करोगे। इतना सब कहने के बाद गुस्सा वहीं पर खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक बताती कि ये दुनिया चेंज हो रही है। फिर हम न्यूरो को देखते हैं जो कि गुस्सा रीजन में हुए ब्लास्ट को देखकर कहता है कि मैंने 7 हीरोज को कमजोर सोचा था पर उन्होंने कोई भी मर्सी नहीं दिखाई और अब वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके। फिर हम सुकासा को देखते हैं जो कि गुस्साओ की कई बातों को याद कर रहा होता है और वो सब याद करने के बाद वो उठ जाता है। सुकासा सोच रहा होता है कि गुस्साओ की बात सही है, वो कोई प्रोडिगी नहीं है क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास टैलेंट है पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बस अपने क्वालिटीज का यूज करता हूँ। और शायद से गुस्साओ जिस इंक्वायर की बात कर रहा था उसके पास कोई तो टैलेंट होगा ही और अगर ऐसा है तो हम भला उसको कैसे हरा पाएंगे। फिर सुकासा सभी के पास आता है और बिया सुकासा को बताता है कि हमें म्यूनिस को स्टोर करने के लिए बोतल बना ली है। उसके बाद वो सभी पार्टी करने लगते हैं और खूब इंजॉय कर रहे होते हैं और सुकासा उन सभी को देखकर सोचता है कि हम सभी साथ में मिलकर उस एम्पायर को हराने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर सुकासा सभी से कहता है कि एल्क रिपब्लिक के बारे में मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ और वो सभी सुकासा की बात सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।